शुरू करते हैं। तो देखो आज अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी है वो क्या, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी का ओवरव्यू हमने ले लिया कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या है, डोमेन क्या है, ट्री क्या है। होप सो ये सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो उस पूछ लेना। तो वीडियोस आपको शेयर था लास्ट क्लासेस के, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वीडियोस कंप्लीटली देख लिया। जो लोग ज्वाइन किए थे बाद में या जिन्होंने नहीं देखा था, लाइव क्लास नहीं थे, तो उन सब लोगों ने डाउट सबके किसी के होनी नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट्स अपने क्लियर जरूर करें, क्योंकि जितने डाउट्स आप रखेंगे तो उतनी प्रॉब्लम्स आपको आगे क्रिएट होती चली जाएंगी। तो डाउट्स आपको कुछ भी नहीं रखना है, ओपन टू आस्क एनी टाइम एनीथिंग, ठीक है। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बट यूज़र मैनेजमेंट, बट यूज़र के ऊपर हम कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ हमने नहीं देखा था। आज मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि OU क्या होता है और क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र क्रिएशन तो हमने देख लिया था, तो सेकंड इज यूज़र क्रिएशन देखेंगे, यूज़र को हम कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें सभी को आइडिया होगा, बट जो उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, तो OU क्यों क्रिएट करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या बिना किसी OU के हम काम कर सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये भी डिस्कस करेंगे। यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो ग्रुप्स अभी मैं बिल्कुल बेसिक रखूंगा, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में भी, कि कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में भी हमारे पास तीन फर्दर ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सल, ग्लोबल एंड लोकल। तो अभी हमारा को डिफरेंशिएट नहीं देखना है, बिल्कुल बेसिक पे लेके चलेंगे। हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर काम कैसे किया जाता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो बाकी एडवांस चीज़ें समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगा। तो सिंपल एक यूज़र क्रिएट करेंगे, सिंपल एक ग्रुप क्रिएट करेंगे हम। ऐड यूजर्स इन ग्रुप्स, दो मेथड से हम देखेंगे। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको पसंद है वो कर लेना, लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए कि ग्रुप्स के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो यूजर की प्रॉपर्टी में जाके ग्रुप को फाइंड करके ग्रुप में ऐड करना, दूसरा ग्रुप के अंदर जाके डायरेक्टली यूजर को फाइंड करके यूजर को ऐड करना। दो दो तरीके हैं, या तो यूजर को ग्रुप में ऐड कर दो, या तो ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड कर दो, दोनों देखेंगे। धीरे धीरे मैं आपको CLI के ऊपर भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन करवाऊंगा। देखो अगर आप विंडोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो फ्यूचर में आप कहां जाओगे, क्लाउड में जाओगे। और क्लाउड में मैं यहाँ पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे AWS को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट AWS, नॉट सॉरी एज्योर। तो इन फ्यूचर अगर आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आप करते हैं, ये जो आप एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ रहे हैं ये लोकल एक्टिव डायरेक्टरी है। एक होता है क्लाउड एक्टिव डायरेक्टरी जो कि एज्योर का पार्ट है। तो एज्योर के अंदर भी हम ये चीजें करते हैं, लेकिन एज्योर क्या करता है, कई बार हमें कमांड्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं जिसको हम पावर शेल बोलते हैं। एक होती है कमांड, एक होती है पावर शेल। एक CLI आपने देखा होगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट, एंड एक होता है पावर शेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना। देखो दोनों की स्क्रीन ब्लैक है, लेकिन ये एज पर द कमांड इट्स मोर पावरफुल। पावर शेल इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू योर, ये लेगेसी कमांड है। ये लेगेसी कमांड को, लेगेसी का मतलब आउटडेटेड, ओल्ड, ट्रेडिशनल, पुराने जमाने वाले कमांड्स को सपोर्ट करता है। बट दिस पावर शेल इज सपोर्ट मॉडर्न। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना है हमको। तो मैं आपको पावर शेल के कुछ स्क्रिप्ट बताऊंगा कि अगर कल को आपकी कंपनी में ये आ जाए कि भैया मुझे 100 यूजर क्रिएट करके दो। अब 100 यूजर को क्रिएट करने के लिए आप राइट क्लिक न्यू यूजर करते रह जाएंगे तो हो लिया काम। तो हमारे पास अगर स्क्रिप्ट पड़ा होगा तो स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, हमारे यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो कुछ चीज हम लोग कमांड से भी देखेंगे, तो धीरे धीरे बट नॉट एट द सेम टाइम। पहले हम थोड़ा GUI को कंसीडर करेंगे, थोड़ा GUI के ऊपर हम थोड़ा हैंड्स ऑन करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द कमांड, ठीक है। तो ये भी सर देखेंगे। हाँ जी बोलिए। सर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी और माइक्रोसॉफ्ट एजोर, दिस इज सेम एज लाइक क्लाउड एक्टिव एक्चुअल में डायरेक्टरी। हाँ बोल सकते हो आप। इंट्रा का मतलब है, इंट्रा मीन्स विद इन द लोकल, हम्म। इंटर मीन्स डिफरेंट, एजोर मतलब क्लाउड। तो यस, हम्म। एक्चुअल में क्या होता है, इन फ्यूचर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज माइग्रेट भी करती हैं, है ना, इंफ्रा, लोकल इंफ्रा को माइग्रेट करते हुए क्लाउड के साथ। तो अब ये थोड़ी कि क्लाउड के अगर माइग्रेशन करें तो क्लाउड के अंदर एक नया डोमेन क्रिएट करेंगे। उसके लिए अगर हमारी कंपनी के अंदर 1000 लोकल इंफ्रा के अंदर यूजर हैं, उन 1000 यूजर को हम दोबारा से न्यू क्रिएट करेंगे इन द क्लाउड साइड, नो। मैं अपने ही क्लाउड इंफ्रा को मर्ज कर सकता हूं इन लोकल इंफ्रा को मर्ज कर सकता हूं इन द क्लाउड। तो वो भी मैं मेथड बता दूंगा, नो डाउट, बट ठीक है।
बट अभी हमारा फोकस रहेगा लोकल इंफ्रा को। तो यस, इंट्रा तो आईडी सर या एजोर आईडी, इट्स अ सेम थिंग, बट एजोर इज अ क्लाउड, लोकल इंफ्रा इज अ लोकल, या फिर इंट्रा जो बोल रहे हो वो लोकल होती है हमारी। ठीक है। ओके, तो सर एक क्वेश्चन सर, हम्म, तो अभी करेंटली तो जैसे वही यूज होता है ना, मतलब अभी एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब मोस्टली ऐसे कंपनीज में मतलब जो हम्म। क्लाउड वाला एप्लीकेशन है तो क्लाउड वाला यूज होता है ना, एश्योर, माइक्रोसॉफ्ट एश्योर, क्लाउड वाला, नॉट एक्टिव डायरेक्टरी। बिल्कुल क्लाउड वाला यूज होता है, बट क्लाउड के लिए हमारा लोकल इंफ्रा तो हमारे पास होना चाहिए ना। मेरा यहाँ पे मेरा ओके। यहाँ पे जो हम बेसिकली प्रोस्पेक्टिव क्या हमारा यहाँ पे, एक चीज को समझो कि आप किसी कंपनी में हम्म। जाएंगे, तो अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे डिपार्टमेंट्स होंगी, हर डिपार्टमेंट पे कंप्यूटर्स लगे होंगे। उन कंप्यूटर्स पे लॉगिन करने के लिए तो यूजर आईडी चाहिए ना। अब वो यूजर आईडी को हम कैसे यस। मैनेज करेंगे, हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। प्लस दूसरा, इस यूजर को हम ये भी देंगे कि वो यूजर कहां तक क्या लॉगिन कर सके, क्या एक्सेस कर सके, कौन सी परमिशन लगाने। यानी वी आर डिस्कसिंग हियर इन लोकल इंफ्रा, नॉट क्लाउड। हाँ, इन फ्यूचर यू कैन ओके। मर्ज, आपके पास जो आपने आईडी क्रिएट किया, लेट्स से अमित करके एक यूजर है, अब उस अमित से मैं क्या कर सकता हूं, उसी अमित सिंगल आईडी से आई कैन लॉग इन माई सिस्टम, आई कैन ऑल्सो एक्सेस माई क्लाउड एप्लीकेशन विद द सेम यूजर आईडी। तो मुझे अलग से यूजर आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं सिंगल साइन ऑन मेथड। एक ही यूजर नेम, एक ही पासवर्ड से आप, जैसे एक ही यूजर नेम एक ही पासवर्ड से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, लोकल इंफ्रा एज वेल योर क्लाउड इंफ्रा। तो वो पार्ट अभी बाद का है, पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि यूजर क्या है, ग्रुप्स क्या है, कैसे क्रिएट होते हैं, लोकल इंफ्रा को कैसे मैनेज करते हैं। पहले हमारा फोकस फोकस जो है उसमें रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि यूजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। फिर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पासवर्ड पॉलिसी। दो तीन चीजें और बता देता हूं, जैसे कि यूजर को इनेबल करना, इनेबल, डिसेबल यूजर्स, क्यों इनेबल करते हैं, क्यों डिसेबल करते हैं। ठीक है, यूजर, उसके बाद पासवर्ड पॉलिसी देखेंगे हम लोग। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिखाऊंगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ टू अलाउ अ लोकल सॉरी अ डोमेन यूजर कैन लॉग इन डोमेन कंट्रोलर। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ जैसे कि डेलीगेशंस। आज की क्लास में आपको यह पता लग जाएगा कि कल को अगर एक कंपनी में आप जाते हैं तो आपको काम कैसे करना है स्टार्टिंग फेज में, और चीजें कैसे काम करती हैं। कुछ चीजें बताऊंगा जो कि एक्टिव डायरेक्टरी में कोई आपको नहीं बताता इन द ट्रेनिंग सेशन। ये सब चीजें आपको कंपनी में जाने के बाद ही पता लगता है। और कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में नेटवर्क, एक कंपनी का सिक्योर नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चीज़ों को बात करते हैं। तो हमारे को ओयू कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है ओयू, इसको समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो देखो, ओयू होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एक तरीके से कंटेनर ऑब्जेक्ट। कंटेनर ऑब्जेक्ट, देखो यूजर्स, ग्रुप्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ओयू भी एक ऑब्जेक्ट ही है, बट इसको हम कंटेनर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंटेनर का काम क्या होता है, किसी चीज को अपने अंदर कंटेन करना, होल्ड करना, रखना। आप दाल सब्जी किसी कंटेनर में तो रखते होगे ना, सेम चीज। तो जो ओयू है ये कंटेनर है आपका किसी यूजर का, किसी ग्रुप्स का, किसी कंप्यूटर का। जब आप एक कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब आप एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब एक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उनको हम ओयू के अंदर क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में यूजर्स के ऊपर पॉलिसी लगाते हो। जैसे मान के चलो कि मैं चाहता हूं कि हिमांशु कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए, या हिमांशु वॉलपेपर चेंज ना कर पाए। तो ये चीज मुझे हिमांशु के ऊपर अगर ये पॉलिसी लगानी है, तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई भी पॉलिसी डायरेक्टली हिमांशु के यूजर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हिमांशु को एक ओयू के अंदर रखना, नहीं, हिमांशु के यूजर को एक ओयू के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ओयू के ऊपर मुझे पॉलिसी लगाना पड़ेगा। तो ओयू क्या है, एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है। इसको ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखता है। आपके घर में भी तो चीजों को आप ऑर्गेनाइज करके रखते होगे, शूज
आपके शूज रैक में रखे होंगे, कपड़े आपके अलमीरा में रखे होंगे, जो आपके बर्तन है वो कहीं आपके जो भी आपके जो किचन के एरिया होगा वहां पे आपने रखा होगा। क्या किसी को किचन के एरिया में कपड़े रखते हुए देखा है? किसी को अलमीरा के अंदर बर्तन रखते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनाया गया आप उसको वहीं रखते हो, ऑर्गेनाइज करके रखते हो। इसी तरीके से एक कंपनी के नेटवर्क के अंदर जो हमारे यूजर्स होंगे, जो हमारे ग्रुप्स होंगे, जो हमारे कंप्यूटर्स होंगे, उनको भी हम तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ऑर्गेनाइज करने से चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने घर में चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे और आपको लेट से ऑफिस जाना है, आपको जूते ढूंढने हैं, अगर आप जूते को शू रैक में नहीं रखोगे तो ढूंढोगे पूरे घर में कि जूते कहाँ रखे हैं। जैसे कई बार मैं क्या कर देता हूँ, अपनी बाइक की चाबी इधर, मेरे पास घर में भी की हैंगर है, बट मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी सबसे ये आदत मैं नहीं बना पाता हूँ कि मैं जहां भी बाहर से आऊंगा चाबी को मैं ऐसे फेंकता हूँ और फिर बाद में कहीं मुझे जाना होता है अर्जेंटली, मैं चाबी ढूंढ रहा होता हूँ। इट्स अ रेगुलर, जबकि मेरे घर में की होल्डर है। तो कहने का मतलब है अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए है। तो अगर आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यूजर्स को ओयू के अंदर क्रिएट करते हैं। तो ओयू के अंदर क्रिएट करने के दो रीजन है, एक तो चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना, दूसरा अगर कल को मुझे उस यूजर के ऊपर कोई पॉलिसी लगानी है तो मैं उस ओयू के ऊपर पॉलिसी लगाऊंगा जिस जो यूजर उस ओयू के अंदर होगा। क्योंकि आप किसी यूजर पे डायरेक्टली पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते, ये किसी ग्रुप पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ओयू के ऊपर ही पॉलिसी लगाना पड़ता है। तो इसलिए दो पर्पज से ओयू को हम लोग क्रिएट करते हैं, फॉर ऑर्गेनाइज आवर ऑफिस एनवायरनमेंट, यूजर्स को, ग्रुप्स को, कंप्यूटर अकाउंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लस उनके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करने के लिए। तो ओयू को हम कैसे क्रिएट करते हैं? अगर मैं बात करूं 2008 सर्वर की, 2008 सर्वर, अभी तो हम 2022 2025 को यूज कर रहे हैं, बट 2008 server when I start my career in Active Directory, that time 2003 सर्वर वाज, मतलब उस टाइम 2003 पे काम होता था, 2008 बाद में आया था। बट मैंने जब एमसीएस से सीखा था वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था 2003, एक्सपी की तरह दिखता था, तब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2011 के आसपास मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एमसीएस से का। दैट टाइम 2003 सर्वर यूज होता था, उसके बाद 2008 आया, फिर 12 आया, फिर 16 आया, फिर 2019 आया, फिर 22 आया, फिर 25 आया। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सर्वर ओएस के अंदर स्टार्टिंग 2000 था, मैंने काम नहीं किया था। 2003 आया, देन 2008 आया, देन 2012 आया, देन आया हमारा 2016, देन आया 2019, देन 2000 आया 22 एंड 2025। अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 2025 है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपको ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलेंगे। अभी मैं बता दूं कि कोई कंपनी ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनी 2022 या 2025 यूज करे, नो, दे आर रनिंग 2016 एज वेल, 19 एज वेल, 2012 भी आपको मिलेगा, बट इट इज 2022। बट अगेन गाइज, ये जो हमारा 2008 है ये रेयर 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 ऑफ द रेयर आपको मिलेगा। मैंने इसलिए रेयर बोला कि कल किसी कंपनी में चले जाओ, वहां मिल गया, फिर आप बोलो साहब तो मना करता नहीं होता कहीं पे, बट मेरे कंपनी में तो चल रहा है। इट इज नॉट, बट 2003 2008 देखो एक्चुअल में क्या होता है, आई एम टॉकिंग, एक चीज क्लियर करता चलूं, कोई भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड क्यों करती है? क्यों हम 2012 पे ही नहीं चल के यूज कर रहे होते हैं, या फिर 2016 को क्यों लेके चल रहे हैं, फिर हम आज के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे का कारण है इसका अपडेट। अगर आप ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं जिसके अपडेट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, अपडेट्स का मतलब क्या है? देखो आप लोगों को, आई डोंट नो किसी को पता होगा कि अपडेट्स हम क्यों करते हैं। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे आपके फोन का या iOS हो या एंड्रॉइड का iOS हो, अपग्रेड्स क्यों करे जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि जो भी सिक्योरिटी बग्स है उनको फिक्स किया जा सके, जो भी लूप होल्स हो उसको फिल किया जा सके। क्योंकि आपको अगर लगेगा, मान के चलिए कि आपके घर में भी कहीं पे कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन आ सकता है, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले उस चीज को आप ब्लॉक करेंगे। तो यही काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स का, कि जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने का मतलब, इसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें जो भी लूप होल्स थे या जो भी सिक्योरिटी बग्स थे उनको फिक्स करना, इसीलिए आपके अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें जिसके अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिए रिलीज करने, इसका मतलब है कि अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप आपके कंपनी में यूज कर रहे हैं तो आपका कंपनी इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अटैकर को बिना किसी मशक्कत के आपके नेटवर्क में आएगा और आपके कंपनी के नेटवर्क को हैक कर लेगा।
तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल को ऑफ मत कीजिए, आप अपने विंडोज सिक्योरिटी के पैचेस को रेगुलर अपडेट करते रहिए, सिर्फ इसी रीजन से क्योंकि एक अटैकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आने की कोशिश करेगा। तो अगर वो आपके नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर आपके सिस्टम के अंदर आ गया, तो वो फिर आपके पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है धीरे धीरे धीरे। तो दैट्स व्हाई गाइस ऑलवेज प्रेफर्ड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू वर्किंग इन योर ऑफिस एनवायरनमेंट। छोटी मोटी कंपनी के मैं बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वहां पे 2012 यूज हो 8 हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में आपको पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेंगे। राइट नाउ यू विल सी 2016, 19, 22 एंड 25 देखना। माइक्रोसॉफ्ट के जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलर विजिट कीजिए, नॉट रेगुलर तो अगर वीकली में एक बार विजिट कीजिए। जो भी नए अपडेट्स हो तो उनको थोड़ा अपना नजर बनाए रखें, क्योंकि कैसे कभी कभी आपको माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम फलाने डेट से उसका जो अपडेट्स है बंद हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर का मतलब है कि नेक्स्ट आफ्टर दैट जो भी टाइम उन्होंने डिसाइड किया होगा, जो टाइमलाइन उन्होंने दिया होगा, उस टाइमलाइन के बाद माइक्रोसॉफ्ट उसका रिलीज बंद कर देगा। मैं ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं ताकि एक कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर आप यूजर क्रिएट करेंगे, रेगुलर आप सर्फ पॉलिसी लगाएंगे। कुछ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए व्हेन यू वर्किंग एज अ एनवायरनमेंट। तो आपको चीजें बेसिक बेसिक चीजों की जो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और यही बेसिक चीजें अगर किसी को नहीं मालूम होती है तो सबसे बड़ा लूप होल यही हो जाता है, क्योंकि काम करने वाले हम हैं। कल को कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा तो सेल्स वाले को नहीं पूछेगा, IT वाले को पूछेगा भाई हुआ तो हुआ कैसे। तो दैट्स वाई रीजन गाइस, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपको देखने को मिल सकते हैं 16, 19, 22, 25। मैं जो आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा वो 2022 में करवाऊंगा। 2022 और 25 में सिर्फ थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस है। कभी ये मत सोच के चलना कि 2022 के बाद 2025 आया तो मुझे 2025 के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, बस आप डिफरेंशिएट देख लीजिए कि यार थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं 2025 के अंदर। अगर मैं 2022 और 25 के बाद की बात करूँ, थोड़ा माइनर सा चेंजेस है इनका UI में। 2022 है वो विंडोज 10 की तरह लुक करता है, बट वो 2025 है वो विंडोज 11 की तरह लुक करता है। मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में कोई भी मशक्कत नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना रखा है, मैंने भी आपको बता रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना कोई बिग डील नहीं है, इसके ऊपर काम करने का तरीका हमको आना चाहिए। राइट, चलिए तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम OU क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको GUI के थ्रू बता रहा हूं, कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि OU को हम CLI से कैसे कॉन्फ़िगर क्रिएट करते हैं। कमांड से बिल्कुल डरना नहीं है, कमांड्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है अगर आप उसको थोड़ा सा सीरियस लेके चले। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कमांड्स को यहां पे थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फुल्ली कमांड को हम लोग देखेंगे, इतनी कमांड हमें चलानी आनी चाहिए कि कल को अगर मैं अपने आप को एज़्योर में जाऊं और वहां पे कोई मुझे स्क्रिप्ट चलानी पड़े तो मुझे आइडिया लग जाए कि वहां पे करना कैसे है चीजों को। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम चीजें जो होंगी वो GUI बेस पे रहेंगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको CLI का भी नॉलेज देता रहूँ साथ साथ, ताकि आप उसको हैंड्स ऑन करें और इन फ्यूचर आप क्लाउड में जाएंगे तो आपको लगेगा ये चीजें तो मुझे पहले से आती हैं। क्योंकि क्लाउड इन्वायरमेंट और लोकल इन्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा का फर्क पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 70% चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सिमिलरिटीज लगेंगी। डिफरेंट लगेंगे, डिप्लॉयमेंट मेथड विल बी डिफरेंट, बट द लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट विल बी सेम, सो दैट यू विल आप उसको कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। चलिए OU को क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरे पास मैं आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मशीन है मेरे पास, जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट भी किया था, हमने एक मशीन क्रिएट किया था जिसमें हमने 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, और मैंने एक डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। मेरे डोमेन का नाम है SITC.local, ये मेरे डोमेन का नाम है, स्मॉल में लिखता हूँ। तो SITC.local ये मेरे डोमेन का नाम है, और मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है, दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर, दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर। और ये जो डोमेन कंट्रोलर दोस्त, ये जिसका IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया था, दैट इज 192.168.216.251, ये मेरे सर्वर का IP है। तो मेरे सर्वर का IP लास्ट तक यही रहने वाला है, चेंज नहीं हो सकता, ना हमें ज़रूरत पड़ेगी करने की। अगर कल को फ्यूचर में सर हमें चेंज करना पड़ जाए, बट ऐसा रेयर ही होगा, बट तब भी बता दूंगा क्या करेंगे। बट अभी के लिए अब मान के चले सॉरी कि ये हमारा IP एड्रेस है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर लास्ट क्लास में हमने देखा होगा अपने RDP मैंने इनेबल कर दिया था, रिमोट डेस्कटॉप इनेबल, ताकि मैं इस सर्वर को एक्सेस भी कर सकूं। तो मैं ये जो मेरा मशीन है DC, अब देख सकते ऑन हो चुका मेरे VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। मैं यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ सकता है, बट मैं यहाँ से एक्सेस नहीं करूँगा। आई विल गो टू रन एंड से MSTSC,
माइक्रोसॉफ्ट का ये रिमोट RDB है। यहां पे आप अपने 216.251 इस IP को डालेंगे और एंटर मारेंगे। यूजर नेम ऊपर देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ है administrator@sitc.local, हमने लास्ट टाइम एक्सेस किया हुआ था इसलिए वो दिखा रहा है। पासवर्ड में admin@123 मैंने ये पासवर्ड सेट किया हुआ है, ओके करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। तो देखो एक कंपनी के अंदर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, सेल्स, IT, देन फाइनेंस हो गया, है ना। तो हमेशा हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट OU क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। अब इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, या तो आप टूल पे जाइए, इसको बोलते हैं सर्वर मैनेजर, ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड देखने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बट अभी के लिए आप क्या करें, टूल पे जाएं और यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को क्लिक करें। तो तब आपके पास क्या आएगा, एक यूजर्स एंड कंप्यूटर का ये डैशबोर्ड आ गया, इसको कंसोल बोलते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, क्लोज करते हैं। एक और तरीका है इसको करने का, आप रन पे जाइए और यहाँ पे लिखे DSA.MSC, ये मैंने लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूं मैं, DSA.MSC डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस, सेम आपको खुलेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट OUs बने हुए हैं। यहां पे आपको आपका डोमेन का नाम दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिसेबल आईडीज करके एक OU क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमारे जितने भी यूजर्स चले जाएंगे, छोड़ के चले जाते हैं या फिर उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं या कोई रिजाइन करके चला गया, उन आईडीज को हम डिसेबल कर देते हैं। हम किसी भी आईडी को इमीडिएटली डिलीट नहीं करते हैं, मैंने बताया था डिटेल में, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई बंदा काम करता है, कभी वो गुस्से में छोड़ के चला जाता है, तो वो छोड़ के गया कि दो सारे रीजन है, कभी वो कंपनी के पॉलिसी से परेशान है, लेकिन वो बंदा कंपनी के लिए खास है, तो कंपनी अप्रोच करती है, ठीक है भाई तू वापस आ, हम तेरी सैलरी बढ़ा देंगे। तो अगर आप किसी यूजर को डिलीट कर देते हैं, आज वो बंदा छोड़ के चला गया, आपने यूजर को डिलीट मार दिया और 3 दिन के बाद वापस आ गया फिर आपको सारी आईडी दोबारा से यानी फ्रेश आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस आईडी के अगेंस्ट बहुत सारी पॉलिसी थी, अब सारी चीजें आपको फिर से दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिकमेंड, हालांकि उसका भी ऑप्शन है, नो वरी, अगर आप किसी यूजर को डिलीट कर देंगे तो उसको भी हम करेंगे। लेट मी राइट डाउन दिस थिंग, क्योंकि मुझे बताना है आपको, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, वेयर इज दिस, मैं आपको यहाँ पे रिसाइकिल बिन के बारे में बताऊंगा। ये सब बेसिक ऑप्शंस हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोस्त, और ये बेसिक चीजों के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ये रेगुलर एक्टिविटी के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें हम बात करें, दिस आर इन रेगुलर एक्टिविटी, एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि ये वन टाइम मेथड है, ये वन टाइम है, बट दिस आर द रेगुलर बेसिस। डेलीगेशन भी कभी कभी आता है, दिस इज ऑल द रेगुलर, अभी देखेंगे डेलीगेशन क्या होता है। चलिए तो एक बात करते हैं, पहले OU क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट OU क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा डोमेन है sitc.local, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक OU पे लिखा ना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, क्लिक करेंगे। इस OU का नाम मैं दे देता हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और ओके कर दिया। तो हमने देखो डिपार्टमेंट नाम का एक OU क्रिएट कर लिया। अब इस डिपार्टमेंट के नीचे हम फर्दर और OU क्रिएट करेंगे। तो इसको बोलेंगे, जब देखिए जब आपने एक OU क्रिएट किया, उस OU के नीचे आपने और फर्दर OU क्रिएट कर लिए, तो जो टॉप पे जो है उसको बोलते हैं पेरेंट OU, और उसके नीचे जितने भी OU आएंगे उसको बोलेंगे हम चाइल्ड OU, पेरेंट चाइल्ड। तो एक्टिविटी इन्वायरमेंट के अंदर पेरेंट चाइल्ड का आपको कॉन्सेप्ट सुनने को बार बार मिलेगा, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड। तो पेरेंट मीन्स टॉप, चाइल्ड मीन्स अंडर, सिंपल, जैसे आपको भी मालूम है, आप भी पेरेंट चाइल्ड के बारे में मालूम है। तो दिस थिंग, तो मैं डिपार्टमेंट नाम का मैंने एक OU बनाया। अब मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट OU क्रिएट करूंगा। जैसे राइट क्लिक करके मैंने एक और न्यू पे गया, फिर मैंने एक OU क्रिएट किया और मैंने बना दिया यहाँ पे HR। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, लेट्स हमने सेल्स दे दिया, राइट क्लिक किया, न्यू। अच्छा सर कैपिटल में लिखना है क्या? नहीं, आपको जैसा मन करे वैसा लिख लो, मैं कैपिटल में लिख लेता हूं। तो राइट क्लिक अगेन, न्यू, OU फाइनेंस, राइट क्लिक OU, लेट्स से कौन कौन सा OU हो गए, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, IT तो रह गया हमारा। एक OU मैं और क्रिएट कर रहा हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा, सर्वर्स के लिए। तो देखो आप नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स कनेक्ट करेंगे, अब आपकी कंपनी में एक सर्वर तो होगा नहीं,
बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फाइल सर्वर हो गया, डीएससीपी सर्वर हो गया, और भी अदर सर्वर्स हो गए। तो हम डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। तो आप सर्वर को एक सेपरेट जगह पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैंने बताया आपके घर में एक भी आपके पास अलमीरा में आप कपड़े रखते हैं, बर्तन की जगह किचन में है, मसाले अलग से अपने किचन में एरिया में रख रखा है, टीवी के एरिया में हमने कुछ फ्लावर्स वगैरह रख, मतलब हर चीज़ को घर में भी ऑर्गेनाइज किया हुआ एग्जैक्टली। नेटवर्क में भी जो डिवाइसेज होंगे उनको भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सर्वर नाम का एक ओयू हम जरूर बनाते हैं। हमारे जितने भी नेटवर्क में सर्वर्स होंगे उन सर्वर को हम इस ओयू के अंदर प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, बट अभी हम ओयू बना रहे हैं। अभी इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है गाइस, दिस आर ब्लैंक। हमने अभी कंटेनर खरीद लिए हैं, हमने जार खरीद लिया जिनके अंदर हमें दाल मसाले सारी चीजें रखनी है। मसालों के लिए अलग जार, दाल के लिए अलग जार, शुगर के लिए अलग, चाय पत्ती के लिए अलग, ये जार बना रहे हैं एक तरीके से। आप समझिए चीज को, रिलेट करेंगे जब चीजों को, तो कनेक्ट करेंगे जब आप उनको रियल लाइफ से, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो जैसे हम चीजों को घर में ऑर्गेनाइज करते हैं उससे से हम यहाँ भी। तो हमारी कंपनी के अंदर एचआर को क्यों बनाया? क्योंकि जितने भी यूजर्स क्रिएट करूंगा एचआर के, वो इसके अंदर देखेंगे। सेल्स के कोई बंदा आएगा तो हम सेल्स के अंदर यूजर क्रिएट करेंगे, कोई फाइनेंस के अंदर कोई बंदा नया आया उसको हम फाइनेंस वाले ओयू के क्रिएट करेंगे। तो एग्जैक्टली चीजों को मैनेज करना है क्योंकि हर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपकी पॉलिसी लगती है। सेल्स डिपार्टमेंट का पॉलिसी एचआर डिपार्टमेंट की पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी यहां पे देखिए, जो ओयू आपने क्रिएट कर दिया, मान के चले कि आपने एक ओयू क्रिएट कर लिया, अब वो ओयू हमें डिलीट करना है। तो मैं इस ओयू को राइट क्लिक करके डिलीट करना चाहता हूं। यस करेंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसका प्रैक्टिकल साथ साथ आप लोगों को अभी नहीं करना है, बट जैसे ही आपके 2 दिन की क्लास हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास होंगे, इनको प्रैक्टिकली करना है। एक बार मत करना, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंटरव्यू क्रैक किया था जबकि मैं फ्रेशर था, आई हैव नो एक्सपीरियंस। मैंने उन बंदों को भी बीट कर दिया जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करता था। जब भी मेरे को मिलता, खाली टाइम मिलता था, मैं लैब बना लेता था, प्रैक्टिस करता। क्योंकि कंपनी में आपको काम करना है, प्रैक्टिकल करना है। थ्योरेटिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, डू प्रैक्टिकल, सो दैट आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर पाए। किसी को पूछने जाएंगे ना कि भाई मैं ये चीज करना चाहता हूँ, वो बंदा आपको देखने लग जाएगा। 2 बार पूछ लीजिए, तीसरी बार वो कंप्लेंट डाल देगा। कंपनी एनवायरनमेंट बड़ी बेकार होती है। आपको इंडिपेंडेंट होना है, किसी के भरोसे रहोगे तो आपकी नौकरी सबसे पहले जाएगी। क्योंकि कंपनी के अंदर हर बंदा यही, चाहे वो कितना भी आपका कलीग कितना भी खास हो, अगर आपकी सैलरी बढ़ गई ना, आपका कलीग का मन बन जाएगा। अरे 2 दिन साल भर इसको आए हुए हो गए, इसने मेरे से ज्यादा ग्रोथ कर लिया, ये ईगोइंग सिस्टम है। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो दैट्स वाई जितना प्रैक्टिकल्स करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, क्योंकि यही एनवायरनमेंट में काम करना है। तो अभी देखिए मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं, ये डिलीट नहीं होगा। क्या कह रहा है? यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट दिस सर्वर और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय एक्सीडेंटल डिलीशन। अब इस चीज को माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 के बाद इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी इन्वायरमेंट में चेंज करने के बाद कितनी चीज हमारे लिए इजी कर दी गई है, उन टॉपिक के बारे में जब बताऊंगा तब। तो यहां पे क्या कह रहा है? यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन। तो मतलब मैं क्या, मेरे पास परमिशन नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ओयू के अंदर क्या होता है, एक ओयू के अंदर सब ओयूज होंगे, उसके अंदर हजारों यूजर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, और किसी ने अगर ये गलती से डिलीट कर दिया तो इस ओयू के अंदर आने वाले सारे यूजर्स, सारे ग्रुप्स 1 सेकंड में डिलीट हो जाएंगे। तो 2008 सर्वर जब था पहले, तब उस टाइम पे अगर आप किसी ओयू को गलती से क्रिएट कर देते हो या गलती से कोई डिलीट हो गया तो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा विदाउट दिस परमिशन, वो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने देखा ये चीजें एक बड़े एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत बेकार की चीज है ये, कि गलती से अगर किसी फ्रेशर से गलती हो गई, उस बेचारे की नौकरी तो जाएगी जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के सारे यूजर्स लॉग इन नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए सर, एक मान के चलिए आईटी का ओयू है, इस आईटी के ओयू के अंदर कुछ यूजर्स हैं, सेल्स के अंदर हजारों यूजर्स हैं, और सेल्स का ओयू डिलीट हो गया तो सेल्स के अंदर जितने भी यूजर सारे डिलीट हो गए। इसका मतलब अब नेक्स्ट टाइम सेल्स का कोई भी बंदा लॉगिन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? कंपनी का प्रोडक्शन डाउन, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है कि भैया आप ओयू को डिलीट अब नहीं कर सकते।
लेकिन मुझे करना है भाई, मैं क्या करूं, ये गलती से क्रिएट हो गया। तो क्या होता है कि आपका एक एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन लगा होता है इस ओयू के ऊपर, सिर्फ ओयू की बात कर रहा हूं, नॉट यूजर्स, ओयू की बात कर रहा हूं। तो जब तक वो प्रोटेक्शन लगा होगा तब तक वो डिलीट नहीं कर सकते। इसको कैसे देखेंगे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे जाइए। मान के चलिए कि आपने सर्वर का ओयू गलती से क्रिएट करा, उसको डिलीट ही करना है मुझे, तो राइट क्लिक करें उस ओयू के ऊपर जिसको डिलीट करना है, प्रॉपर्टी पे जाइए। यहां पे आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट का सेक्शन, बट मुझे तो दिख ही नहीं रहा। आई कैन सेंड थ्री ऑप्शन गाइस, जर्नल, मैनेज एंड कॉम। आई कैन नॉट सी एनी अदर ऑप्शन। तो अब क्या कर सकते हैं यहां पे, बिकॉज ये सिक्योरिटी इशू है या सिक्योरिटी फीचर्स कह लीजिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को डिसेबल कर रखा है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहां पे आप एडवांस फीचर्स को इनेबल करेंगे। जब तक आप एडवांस फीचर्स को इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपको यहां पे तीन ही ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं ये चाहता हूं मैं सर्वर के ओयू को डिलीट करना, बट मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू गो टू व्यू एंड गो टू एडवांस फीचर। जब एडवांस फीचर को आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं, बस को छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। बट अब वापस से डिपार्टमेंट वाले ओयू को क्लिक कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, इसके नीचे ये सर्वर का ओयू है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ अलग से ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। पहले आ रहा था जनरल, सिक्योरिटी, कॉम। अब नाउ यू कैन सी द मैनेज बाय, ऑब्जेक्ट, वर द थिंग्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। व्हेन यू कम टू द ऑब्जेक्ट, 1 minute guys, let me open a pen. When you come to the object, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। ये टिक हो रखा है, यहां पे टिक कर रखा है, ये टिक है, इसको मैं अनटिक करता हूं। कर दिया अनटिक, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं अगर इस सर्वर वाले ओयू को राइट क्लिक मैं डिलीट करके मैं यस कर दूं, गायब, चला गया, देखिए डिलीट हो गया। तो जिस ओयू को आपको डिलीट करना है उसको आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑप्शन तभी दिखाई देगा जब व्यू में आपका ये एडवांस फीचर इनेबल होगा। फिर आप इस सेल्स वाले पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, वटेवर आप ऑब्जेक्ट पे जाइए, इसको अनटिक कीजिए और अप्लाई कीजिए, डिलीट हो जाएगा। बट मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि किसी ओयू को डिलीट कैसे करते हैं। और वापस से जब ओयू को डिलीट कर देंगे आप, तो आप व्यू में जाएंगे और वापस से इस एडवांस फीचर को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि आपने काम किया, खत्म हुआ, वापस से जैसा था वैसा कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ओयू, यू कैन डिलीट ओयू। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर मैं कुछ यूजर्स क्रिएट करता हूं। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहां पे यूजर्स पे क्लिक करूंगा। फाइनेंस के अंदर मैं यहां पे दे देता हूं, लेट्स से FIN, फाइनेंस शॉर्ट फॉर्म में 1। मैं यहां पे यूजर क्रिएट कर रहा हूं, FIN1। लास्ट नेम भी दे सकते हो, बट मैं यहां पे लास्ट नेम को स्किप कर रहा हूं। अच्छा, यूजर नेम का लॉगिन नेम, तो देखो कंपनी एनवायरनमेंट में जब हम काम करते हैं तो कुछ चीजें आपको देख लेना। जब आप यूजर नेम की बात करते हैं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, नो, ठीक है, हाँ ओके सही। तो देखो एक होता है फर्स्ट नेम, एक होता है लास्ट नेम। देखो ये सब चीजें ना कोई भी ना आपको इन डिटेल में बताता यही नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब हम कंपनी में जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुआ था। तो जहां जहां मुझे लगता है कि ये चीज़ें कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ, ताकि कल को आप किसी एनवायरमेंट में जाएं, हमें तो पता है, हमें तो समझ में आती चीज़ें, तो ये होना चाहिए। फर्स्ट नेम, जैसे मान के चलिए कि मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नयनजीत, एंड देन लास्ट नेम आई विल से सिंह। नाउ ये मैंने फील्ड में ये दो फील्ड में भर दिया। फिर एक होता है फुल नेम। फुल नेम में अपने आप ही ये नयनजीत सिंह आ जाएगा। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, लेट्स से मैं यहां पे लेता हूं नयनजीत स्पेस सिंह, तो देख सकते हैं फुल नेम अपने आप आ गया। ये डिस्प्ले नेम भी बोलते हैं उसको हम लोग से। अब यहां पे यूजर का लॉगिन नेम, तो देखो लॉगिन नेम का जो फॉर्मेट है ना, वो हमेशा आपका इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करोगे तो आपको जो यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर नेम जो बनाना होता है वो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। आई विल रिकमेंड कि ये वाला लिंक को आप फॉलो करें। अब जैसे कि मान के चले कि अमित कुमार, अब तो 2 अमित कुमार हो गए कंपनी के अंदर। अमित कुमार के 2 बंदे हो सकते हैं। देखो नयनजीत सिंह ये कॉमन नेम है, यूनिक सा नेम है, मेरे मम्मी पापा ने रखे थे। तो
रेयर ऑफ द रेयर केस में आपको ये नाम मिलेंगे। लेकिन अमित कुमार जो चीजें हैं, अमित कुमार, विशाल सिंह, ये कॉमन नेम है गाइस। विशाल, अमित, ये आपको एक कंपनी के अंदर दो लोग मिल जाएंगे, दोनों के सरनेम भी सेम हो सकते हैं। तो उस केस में कैसे डील करना है? मान के चलो कि हमारे पास, अच्छा पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या रहेगा? नयनजीत डॉट सिंह। सो आई विल रिकमेंड कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें फॉर क्रिएटिंग द यूजर नेम। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉगिन नेम, जो बंदा लॉगिन करेगा, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। कुछ लोग इस नेम को फॉलो करते हैं कि फर्स्ट नेम का एन और सिंह, एन सिंह। बट आपकी कंपनी का जो भी टर्म एंड पॉलिसी है उसके बेसिस पे, बट कभी भी लॉगिन नेम के अंदर आप ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। जैसे लॉगिन नेम में मेरा नयनजीत स्पेस सिंह, कभी भी लॉगिन नेम के अंदर आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है। फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, आपका एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन हो जाएगा, लेकिन एक दूसरा एप्लीकेशन, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर इंडस्ट्री में अंदर हर एप्लीकेशन, एक दूसरा वेंडर इसके साथ इंटीग्रेशन करता है। जब आपका एक्टिव डायरेक्टरी का एक यूजर नेम होगा, उस यूजर नेम से आप क्लाउड के अंदर भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होंगे, आपके लोकल एनवायरनमेंट में और अदर एप्लीकेशन उनको भी एक्सेस कर रहे होंगे। यानी आपका एक ही यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को अपने पूरे नेटवर्क के अंदर। आपको हर सर्वर के लिए, हर एप्लीकेशन को अलग अलग आईडी पासवर्ड के लिए रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट क्रिएट वन सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड, यू कैन लॉग इन। बट अगर आप अपना लॉगिन का नेम इस तरह से नहीं रखेंगे, अगर आप सॉरी, अगर आपका यूजर नेम, मैं ऐड टू 1 मिनट, तो आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम होना ही चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट हर जगह ही मतलब कह लो कि एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने लॉगिन नेम नयनजीत सिंह ले दिया, तो ये नयनजीत स्पेस सिंह इस नाम से लॉगिन हो जाएगा, आपका मशीन में लॉगिन कर जाओगे, काम कर लोगे। लेकिन बड़े एनवायरनमेंट के अंदर ये वाला फॉर्मेट कई कई बार फेल हो जाता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड, या तो आप साथ में पूरा लिखे, नयनजीत सिंह साथ में लिख दें, या तो डॉट लगा के। बट आई विल रिकमेंड, दिस इज द गुड ऑप्शन, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम इज ऑलवेज रिकमेंडेड, ऑलवेज। मैं इसी फॉर्मेट को यूज करता हूं। तो मैं यहां पे यूजर का नाम दूंगा नयनजीत डॉट सिंह, और मैंने यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। और पासवर्ड, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेट मी डिस्कस एवरीथिंग। मैं हर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि लगता है कि ये वेरी 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 मैंडेटरी है, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड आई डिस्कस सेपरेटली। क्योंकि यूजर क्रिएट करके मैं 1 मिनट में आगे निकल सकता हूँ, बट इसके अंदर आने वाले ऑप्शंस के बारे में अगर आपको डिटेल पता होगा तो आपको पता होगा कौन सी चीज को हमें करना है, कौन सी चीज को हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना दे दो। उसके बाद ये 4 ऑप्शंस हैं, हालांकि ऑप्शन के बारे में हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी देख लो। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। तो आपके यहाँ पे अगर टिक होगा तो यूजर, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन करते जो भी पासवर्ड आपने दिया होगा, जैसे मैंने अभी जो भी पासवर्ड दूंगा, तो बंदा लॉगिन करेगा तो इमीडिएटली उससे पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछ लेगा। और ये हमेशा करना है आपको। किसी यूजर, देखिए आप आईटी के बंदे हैं तो ये मत सोच के चलिएगा कि आप राजा हैं कंपनी के, जैसा मैं सोचता था। अब मैं आईटी का बंदा हूं, मुझे कैसे मना कर सकता है चीज को एक्सेस करने के लिए? लेकिन ये गलत थॉट होती है। एक कंपनी की टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पे आपको चलना होता है। इफ यू आर इन आईटी, ये कौन सा होता है कि भाई मैं कुछ भी एक्सेस करता हूँ, ये गलत चीज है। तो मैं धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा ही कंपनी का मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसी हरकतें कर रहा था जो कि मुझे लगता है ये गलत कर रहा है, और उसकी सिक्योरिटी, मतलब उसकी जॉब को बचाने के लिए मैंने एक्शन लिया। मैंने कंप्लेन तो नहीं किया कि उसने ये चीज किया, बट मैंने कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर ये रखा कि सर ये चीजें अगर हो तो हमारी कंपनी के नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ कि अगर वैसा बंदा हो तो चलो ठीक है, वो तो किसी और पर्पज के लिए कर रहा है। लेकिन आप किसी एचआर के सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट, क्योंकि एचआर फाइनेंस एक कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का। भले ही आप आईटी के बंदे हैं, बट यू आर नॉट ऑथराइज यू आर नॉट ऑथराइज कि यू आर एक्सेसिंग एचआर डिपार्टमेंट्स डेटा विदाउट देयर परमिशन। इट इज टोटली रॉन्ग। सो मेरा जो कलीग था, मैं आपको बता देता हूं क्या था। वो हमेशा ये कंप्लेंट डालता था कि आज हमारी टीम में एक बंदा हायर हुआ, उसकी सैलरी इतनी है। इवन वो उसकी सैलरी नहीं बता पा रहा था, वो
कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट जो सीटीओ लेवल पे बंदा बैठा, उसकी कंपनी के महीने की सैलरी 6 लाख रुपए है, मंथली इनकम 6 लाख रुपए। मैंने कहा मुझे क्या लेना, आई डोंट नो वो कैसे मिलता था, मुझे पता भाई ऐसा तो आइडिया लग गया उसको, मुझे लगता कोई बताता होगा, इंटरनल कोई बंदा होगा। बाद में मैंने ये देखा कि उसने एचआर का जो सिस्टम था ना, उसको हैक नहीं बोलेंगे, उसने सिस्टम का एक्सेस करके रखा होता, क्योंकि आईटी का पर्सन था तो फोल्डर एक्सेस करके बैठा होता। अब जो एचआर की टीम है उसके पास एक पीडीएफ था, और उसके अंदर जितने भी कंपनी, अब अलग अलग पीडीएफ नहीं, एक सिंगल पीडीएफ था जिसके अंदर सभी कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप थी, और वो सैलरी स्लिप एक्सेस करके बैठ जाता था, इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है। तो मुझे लगा ये गलत है, क्योंकि अब मैं उसके पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूं। फिर मैंने देखा ये चीज, तो फिर मैंने किसी और डिपार्टमेंट में गया, वहां से भी एक्सेसिबल हो रहा था, तो मैंने कहा ये तो गलत है। फिर मैंने मैनेजमेंट सिस्टम करा, तो मैंने एक्टिविटी इन्वायरमेंट को सिक्योर किया। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए कि अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है एज आईटी, गलत है। भले ही आप अपना पासवर्ड कुछ भी रखें, आपका पासवर्ड मुझको जानने का हक नहीं है। मैं आपके पासवर्ड तोड़ सकता हूँ, बात अलग का, वो कोई अलग कॉन्सेप्ट है कि आप पासवर्ड भूल गए, बात अलग चीज है। लेकिन मैं आपको पासवर्ड सेट करके दे रहा हूं एज आईटी पर्सन। मैंने आपका पासवर्ड दे दिया, लेट्स से सक्सेस एट 123, मैंने ये पासवर्ड आपको दे दिया, ये पासवर्ड आप यूज करें। लेकिन आपका पासवर्ड मुझे मालूम है ना, कल को मैं आपकी आईडी से लॉगिन करके मैं कुछ रॉन्ग एक्टिविटी या गलत कुछ कर दूं, तो फंसेगा कौन? आप। हालांकि आईटी के पास भी इतनी परमिशंस होती नहीं है, जब तक कि मैं आपको एक सर्टेन कुछ सिनेरियोज बताऊंगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें कैसे मैनेज होती हैं। मैंने हर कंपनी के अंदर काम किया, छोटी कंपनी में भी बड़ी कंपनी में भी, नॉट बिग बट इतना कंपनी का कि हाँ चीजें कैसे मैनेज होती हैं, चीजें कैसे सर्कुलेट होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो मुझे क्लियर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करके रखना है, क्योंकि कल को कोई नया ज्वाइनी आता है तो जब वो लॉगिन करेगा तो उसका पासवर्ड इमीडिएटली चेंज करेगा वो अपना पासवर्ड, और वो अपना पासवर्ड उसी तक कराएगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। एज आईटी यू आपके पास भी नहीं होना चाहिए। तो आप किसी का पासवर्ड, इस चीज को आप अनटिक कभी नहीं करेंगे, इस वाले ऑप्शन को आप कभी भी अनटिक नहीं करेंगे। यूजर्स को बोलेंगे पासवर्ड अपना तू खुद सेट कर, ठीक है? तो ये पासवर्ड आपको टिक रखना है। हाँ, ये वाला है कि यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। अगर आपने इस वाले टिक पे क्लिक कर दिया तो यूजर कभी पासवर्ड चेंज कर ही नहीं पाएगा, बट ऐसा करना नहीं है आपको। यूजर को पूरा राइट होना चाहिए कि दे कैन चेंज देयर पासवर्ड, नॉट यू। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, कभी इस पे भी क्लिक नहीं, देखो ये वाले ऑप्शंस पे क्लिक नहीं होने चाहिए। आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको कभी क्लिक नहीं करेंगे। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अगर आपने ये चीज कर दिया तो आपके कंपनी में कोई भी अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं उस टाइप के अटैक को जब एक अटैकर डिफरेंट यूजर पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए वो मल्टीपल ट्राई करेगा वो। और अगर आपने पासवर्ड और अपना यूजर नेम कभी चेंज नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जबकि आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। मैं आपको बता दूं, मैं जब काम करता था तो सीनियर मैनेजमेंट जो बंदे थे वो यूं बोलते थे कि हमारा पासवर्ड चेंज मत करा करो, या चेंज के लिए बार बार आता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं भले ही जूनियर लेवल पे था, भले ही मैं, क्योंकि मुझे प्रोसेस को पता था कि कल को अगर कोई चीज हैक होता है ना, या कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होती है, आईटी सबसे पहले ब्लेम में आती है। मैं आपको सही तरीके बता रहा हूं, क्योंकि आप एक आईटी कंपनी में जब काम कर रहे होंगे, आप आईटी का काम होंगे, आप कितना ही अच्छा काम कर लेंगे, आप पिक्चर में नोटिस में नहीं आएंगे, बट एक गलत काम कर दिया आप सबके नजरों में आ जाएंगे, और ये फैक्ट है। तो अगर ये पासवर्ड मुझे कहता था कि ये पासवर्ड मेरा हटा दो कि कभी पासवर्ड मेरा एक्सपायर ना हो, तो मैं उनको बोलता था सर आई विल डू दैट डेफिनेटली, बट मुझे एक रिटर्न में मेल दे दीजिए कि मेरा पासवर्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और मेरे को अगर मैनेजमेंट से, अगर जो भी उनका हायर मैनेजमेंट अगर वो मुझे अलाउ करता है तो मैं कर दूंगा। लेकिन उसके पीछे एक एक्सेप्शन भी बता दूंगा कि इफ यू अगर आपने पासवर्ड एक्सपायर का मना कर दिया और कल को आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आईटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक लाइन जरूर लिख के मेल डालना था। तो जब मैं उसको रिटर्न में कोई चीज मांग लेता हूँ ना, तो कभी रिटर्न, अब जहां पे चीज रिटर्न की आ जाती है बंदा अपने आप पीछे हो जाता है। ठीक है, रहने दो। अभी आपको मैं रिसेंटली एक चीज बताता हूँ, एयरटेल से मेरे पास कॉल आया। अभी मैंने एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन लगवाया, मैंने अपने नए छोटा सा ऑफिस लिया मैंने वहां पे। सो मेरे पास कॉल आता है कि सर आप ना, दो कनेक्शन आपके चल रहे हैं एयरटेल के, आपके घर में भी और आपके ऑफिस में भी, तो आप ना दोनों को मर्ज करा लीजिए, क्योंकि दोनों का बिल जनरेशन डेट अलग अलग है। तो आप अगर दोनों को मर्ज करा देंगे तो आपको ना 100 रुपीज का ऑफ लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। हालांकि अभी मुझे मिला हुआ है 100 रुपीज, जो मेरा नया कनेक्शन है उसका जो प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग
मुझे 10 महीने तक, 10 मंथ तक, वो रिटर्न में ही है, 10 मंथ तक मुझे क्या मिलेगा, 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। अगर मेरा 599 का प्लान है तो 499 का बिल बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब उस पर्सन ने मुझे ये कहा कि सर हम आप मेरे वैल्यूएबल कस्टमर है, जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग में दी जाती है, क्योंकि कॉस्ट कस्टमर केयर में मैंने भी काम किया है, 1 साल मैंने भी कस्टमर केयर में काम किया हुआ है एज एल जी कस्टमर केयर। वो मेरी पहली जॉब थी, ठीक है, जहां से मुझे लगा कि मुझे आईटी में आना चाहिए। और क्यों लगा उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि एक आईटी वाले बंदे ने ऐसी बात बोल दी जो मेरे लग गई। मैंने कहा ठीक है भाई, आईटी में तो मैं आऊँगा, और आज मैं आईटी में हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो टर्निंग पॉइंट वहीं से आया था मेरा। तो हुआ क्या था कि उन्होंने मुझसे ये बोला कि सर आपका लाइफ टाइम के लिए ना आपको ना 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मुझे रिटर्न में एक मेल डाल दो, क्योंकि मेरे पास एक वोडाफोन का कनेक्शन था, दैट वाज 299 प्लान था, 5 6 7 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो मैंने कॉर्पोरेट प्लान लिया था, किसी फ्रेंड के सर्कुलेट में था। तो उसने मुझे नंबर, मेरे को लगा कि अपना नंबर ना वोडाफोन में कन्वर्ट कर ले। रिलायंस में था मेरा, उस टाइम रिलायंस था, जियो भी नहीं था, तो तब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वोडा में कन्वर्ट करा लिया, बिकॉज 299 का प्लान था, पोस्टपेड कनेक्शन में कन्वर्ट करा लिया मैंने। वो प्रीपेड था बट पोस्टपेड में ले लिया मैंने। और उन्होंने मुझे कमिटमेंट निकाली कि आपका लाइफ टाइम तक 299 का चलेगा वो प्लान। और आज उसी नंबर के उसी का मैं 499 रुपीज़ का प्लान दे रहा हूँ। तो लाइफ टाइम तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ मैंने उनको बोल दिया, मुझे रिटर्न में दे दो। तो जब उनको मैंने रिटर्न में देने के लिए बोला, सर रिटर्न में तो हम नहीं दे सकते, ये हमारी आपकी वैल्यू, आपको लाइफ टाइम मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कहा कल को तू चला जाएगा, मैं तुझे कहाँ ढूंढता रहूँगा। मुझे रिटर्न में दे दो, मैं आज ही करवा लूंगा, मैं दोनों को मर्ज करा लूंगा। लेकिन मैं मर्ज तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे रिटर्न में, उन्होंने रिटर्न में मेल नहीं दिया। इसका मतलब क्या था, दे आर मेकिंग अ फूल। अब ऐसे का 10 कस्टमर को मैं अगर मान लो 100 पूरे दिन 100 कॉल लेता है, उसमें 10 कस्टमर कन्वर्ट हो गए, उसका तो वैल्यू बन गया, वो तो अपना काम करके निकल गया, तो उन्होंने टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो ये मैंने भी कस्टमर केयर में काम किया, हमें मालूम है कि चीज़ें कैसे करती हैं। तो दैट्स वाई थिंक कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपको ये कहता है कि मेरा हटा दो, ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक नहीं करना है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे क्लिक कभी नहीं करना है। हाँ, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कोई अगर आपको एम्प्लॉय, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है, बिल्कुल डरना नहीं है, पोलाइटली सर ये ठीक है, आप भी एक वर्किंग एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, मैं भी, मेरी भी जॉब है, आपकी भी जॉब है, सो मुझे रिटर्न में दे दीजिए। अगर मुझे मेरी ऑथराइज जो भी मेरे मैनेजमेंट है, अगर वो दे देते परमिशन, तो मैं कर दूंगा। अब पता हूँ आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जिस एक छोटी मोटी कंपनी में काम करता था, वहाँ पे सर्वर को हम कभी भी रिबूट मार देते थे, कभी भी रिबूट मार देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर में ही था। मैं डिस्ट्रीब्यू में गया, डिस्ट्रीब्यू का मुझे एनवायरनमेंट नहीं मालूम था कि वहाँ पे सीधे प्रोसेस बाई चलती हैं। क्योंकि अभी तक अपने 7 8 साल का कैरियर मैंने एक छोटी मोटी कंपनी में निकाला है, तो वहाँ का प्रोसेस अपने हिसाब से ही चलते थे हम लोग, पूरा आईटी हमारे अंडर में था, हम अपनी चीज़ें मैनेज करते थे। सो मैंने एक सर्वर को रिबूट मार दिया था। भाई सर्वर को रिबूट मारते ही मेरे पास इमीडिएटली कॉल भी आया, मेरी मीटिंग भी हुई, और मेरी झाड़ भी लगी अच्छे से, कि किना किसी परमिशन के। ये तो फर्स्ट टाइम है कि आप बिल्कुल, अब मैं, मुझे हुए थे 1 महीना ही हुआ था, अब 1 महीने से भी कम टाइम था। तो मेरा फर्स्ट टाइम देखा उन्होंने, और इसलिए उन्होंने मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम से उन्होंने सिर्फ बोला कि अब की बार नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ विदाउट किसी की परमिशन के, अगर आपने सर्वर को रिबूट मार दिया तो यू विल गेट टर्मिनेटेड, डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करना है, वही नहीं देखा जाएगा आप कितने सीनियर है कितना जूनियर है। तो आपको पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे कभी क्लिक नहीं करना है। जब भी कोई बोले तो आपको बोलना कि ठीक है सर, आप रिटर्न में मेल दे दीजिए। तो ये आपको नहीं करना है। अगर उस पर क्लिक करें तो आपका पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। और अकाउंट डिसेबल, इसका मतलब है कि अगर आपने इस यूजर को अकाउंट डिसेबल कर दिया तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो फिलहाल के लिए मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूंगा, जो क्लिक है उसके साथ ही चलूंगा, और पासवर्ड सेट करेंगे। तो मैं ना इसका पासवर्ड रखना चाहता हूं 123, कंफर्म में भी रखा 123। ये पासवर्ड अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट करो, फिनिश करो। क्या कह रहा है, पढ़ो। विंडोज कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर नैनजीत सिंह बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स। चेक द मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो कह रहा है कि भाई साहब जो पासवर्ड आप दे रहे हो ना, वो पासवर्ड पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, पासवर्ड पॉलिसी एक सेट ऑफ कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आपके पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपके पासवर्ड का आपने ये जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हो कभी पहले यूज किया कि नहीं किया, ये सारी उस टर्म एंड कंडीशन में आती है। तो जो मैं 123 पासवर्ड दे रहा हूं, ये 123 पासवर्ड लेंथ कैटेगरी के अंदर आता है। अब मेरी पासवर्ड की जो लेंथ है वो मिनिमम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, इन डिफॉल्ट बात कर रहा हूं मैं। तो अभी ये तो पासवर्ड 123 है, तो अभी मैं बताऊंगा इसको हम सेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम पासवर्ड ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये पासवर्ड जो है 123 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज
अगेंस्ट योर पासवर्ड पॉलिसी। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहूंगा, मैं अभी जो भी पासवर्ड रखूंगा मैं ये वाला पासवर्ड रखूंगा, a@12345। तो मैं अपने सिस्टम का जो पासवर्ड रखूंगा, अपने यूजर का जो पासवर्ड रखूंगा वो रखूंगा ये a स्मॉल में @12345, सिंपल a@12345। एक्चुअली में 7 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड मिनिमम, तो यहाँ पर देखिए a 2 और 5 7 7 कैरेक्टर का है ये, तो यहाँ पे भी a@12345 और नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश किया, तो मेरी आईडी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, क्या? मेरा जो नैनजीत सिंह का जो यूजर था वो आईटी का पर्सन था, मैंने गलती से फाइनेंस में क्रिएट कर दिया। हो जाता आपसे भी कभी होगा ऐसा। फिर मैं इसको डिलीट करूंगा और वहां जाके दोबारा क्लिक करूंगा? नहीं, मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मूव पे क्लिक करूंगा एंड मूव करूंगा कहां पे? डिपार्टमेंट को प्लस करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आईटी पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ओके। सो कैन सी हियर आईटी में मूव हो चुका है। अभी देखिए ये जब जब कोई एक यूजर होता है ना, उस यूजर की अपनी एक डिपार्टमेंट होता है, ये तो मालूम है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये नैनजीत सिंह आईटी वाले ओयू के अंदर, इसका मतलब सिंपली आईटी का ही पर्सन है। बट हर डिपार्टमेंट में एक पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है कि जैसे वो L1 इंजीनियर है, L2 है, मैनेजर है, सीटीओ है ना। तो ये हम अपने राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे आप ना अदर इंफॉर्मेशन भी भर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन तो आपको डालना ही है, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि जो नैनजीत सिंह है वो एक L2 और सर्वर इंजीनियर है, ऐसे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिन है, जैसे सिस्टम एडमिन, और ये सिस्टम एडमिन किसका है? L1 का है और L2 है, बट एन अप्लाई कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन कितना इजी रहता है कि उस यूजर की आइडेंटिटी को समझने के लिए। हालांकि आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर फिल कर सकते हो, जैसे कि इसका टेलीफोन नंबर, इसका ईमेल आईडी और भी तमाम चीजें, बट आई विल से कि आप डिस्क्रिप्शन तो एटलीस्ट डाल दें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर जैसे आपने बताया आप किस टीवी में थे, तो उधर आपने सिस्टम जो सर्वर रिबूट कर दिया था, तो जो सर सर्वर जैसे आपने रिबूट किया तो जो मैनेजमेंट है उसको कैसे पता चला ये चीज? ये भी सीखेंगे। आपके सर्वर पे लॉग जनरेट होता है और बहुत बड़ी 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 कंपनीज क्या करती हैं, अब तो हमने सिस्टम को रिबूट करने की बात तो बहुत बड़ी बात बोल दी। अगर मैं किसी यूजर को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर दूंगा ना, उसकी भी नोटिफिकेशन चली जाती है, फिर चेक किया जाता है कि क्या इसके ऊपर कोई परमिशन थी, कोई टिकट था, परमिशन थी। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं बताइए, म्यूट करो, मैं बताता हूँ, म्यूट कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, एक बार म्यूट करिए, किसी का अनम्यूट है अभी भी शायद। हाँ थैंक यू। पता है इससे क्या होता है, क्योंकि दोनों साइड की रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आपकी भी वॉइस की मेरी भी, तो डिस्टर्बेंस आता है इस वजह से। चलिए अभी देखिए, देखो बहुत सारी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, थर्ड पार्टी टूल्स यूज करती हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो हम कर रहे हैं वो तो हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो कंपनीज यूज करती हैं। तो ऐसे ही जैसे मैनेज इंजन जैसी कंपनी आपने सुना होगा, मैनेज इंजन है, और भी बहुत से ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज आती हैं जो क्या करती हैं, आपके एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेशन करती हैं। उससे होता क्या है कि वो जो थर्ड पार्टी टूल है, उस टूल के अंदर ऐसा होता है कि किसी यूजर ने कोई चेंजेस किया, कोई भी चेंजेस होगा, एनीथिंग एक्स माइनस अभी चेंजेस होगा, सो उसकी एक नोटिफिकेशन जो भी रिस्पेक्टेड मेल आईडी उन्होंने कॉन्फ़िगर करके रखा होगा, इसकी भी एक डेडिकेटेड टीम होती है। यस देखो, आप जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहते हैं तो वो भी आप टीम का पार्ट बनते हैं। सिर्फ आप एक्टिविटी के बेसिस पे सोच के चलेंगे तो आप सोचेंगे कि हमने एमसी से कर लिया और हमको सब कुछ करना है, नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप जो चीज़ सीख रहे हैं आप उसी एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे होते हैं, और जब अपने आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करते रहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टीम का मेंबर हिस्सा होते चले जाते हैं। तो जो मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको कहती है कि ठीक है आपको भी इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, आप इसको मैनेज करें। तो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, मैं आपको जस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर है उनको कैसे पता लगेगा। तो थर्ड पार्टी टूल्स होती हैं, वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है, और आपके एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में अगर माइनर से भी चेंजेस हो रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन उस थर्ड पार्टी टूल के थ्रू उस पर्सन को जाती है जिन पे ऊपर वो चीज़ें बता रखी कि भी अगर चेंजेस होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जाए। इवन आज तक तो ये चीज़ हो गया, व्हाट्सएप तक की इंटीग्रेशन होनी शुरू हो गई है, तो मैं व्हाट्सएप को साइड में रखता हूँ, ईमेल की बात करता हूँ। तो अगर किसी भी यूज़र को आपने किसी ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में मूव किया तो चेंजेस हुआ, उस यूज़र के पीछे कुछ, अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई चेंजेस होता है उसका एक लॉग जनरेट होता है, जो भी आपके नेटवर्क में, अभी आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें, डोंट वरी अबाउट इट, कैसे पता लगेगा वो भी मैं सर्वर के अंदर भी घुस के बता सकता हूँ
ठीक है। आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने किसी यूजर को डिलीट मार दिया, मैं पूरे हम लोग 50 लोग हैं, किसको पता लगेगा? भाई साहब आपकी आईडी पता लॉक हो जाती है कि इस यूजर ने इस यूजर को इतने बजे इतने टाइम पे डिलीट मारा था, और किस मशीन से डिलीट मारता है ये भी आ जाएगा। आप जरूरी नहीं कि आप सर्वर पे बैठ के डिलीट मारें, आप अपने सिस्टम पे बैठ के डिलीट मार दीजिए, आपका सर्वर सब कुछ बता देगा। तो ध्यान रखना कोई भी चीज, क्योंकि कंप्यूटर की, आप भले ही झूठ बोल देगा, कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसकी हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो आपने अगर कोई चेंजेस किया तो मैं लोकल भी दिखाऊंगा आपको, करके मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं आपको सीधे 1-2 क्लासेस हो जाने दो, मैं ये चीज़ें दिखाऊंगा, लॉग्स जनरेट करके कैसे होता है, कैसे पता लगता है। ये तो लोकली मशीन सर्वर पे चेक करेंगे, लेकिन आपने पूछा कि उस बंदे को कैसे पता लगा, तो थर्ड पार्टी टूल होती है, उसको हम एक्टिविटीज इंटीग्रेट करते हैं। आपके एक्टिविटी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होगा उसकी नोटिफिकेशन आपका उस सर्वर, जो थर्ड पार्टी टू सर्वर आपने बना रखा है, वो उस मेल आईडी पे मेल शूट कर देगा जिसको अपने कॉन्फ़िगर कर रखा है उन्होंने। तो आपने एक यूज़र को मूव किया, उसका लॉग जनरेट हुआ, उस लॉग की इन्फॉर्मेशन आपके उस टीम को भेज दी जाती है, उनको पता लग जाएगा। तो मैंने जब सर्वर को रिबूट किया था ना दोस्त, तो आपकी कंपनी के अंदर एक नॉक टीम होती है जो सर्वर को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। जो सर्वर नेटवर्क पे ऑन हो रहे होते हैं उन पे ग्रीन लाइट जल रही होती है, जो सर्वर नेटवर्क में लाइट जलती है रेड लाइट, तो वो ऑफ हो जाता है। तो जो मॉनिटरिंग टीम बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि भैया XYZ सर्वर पे रेड लाइट आ गया, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि ये सर्वर डाउन हुआ है। वो सर्वर हमारे अंडर में था, तो हमारे पास आ गया वो कौन था टीम में, कितने बजे हुआ था, बता दिया उन्होंने, मेरा नाम आ गया था वहां पे। तो 1 मिनट नहीं लगता चीज़ों को पकड़ने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको आएंगी समझ में। बट अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको मिला, यस और नो? हेलो हेलो। हाँ सर, मिल गया सर। ठीक है, अपना क्वेश्चन जब भी पूछा तो अपना नाम देके पूछा, कि अभी आप लोगों में नाम को, आपकी आवाज़ को नहीं पहचान पाता हूँ, तो किस साथ का लोग हैं, तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना नाम बता के पूछेंगे, तो कि मुझे पता लगेगा कि आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे भी आप लोगों का नाम अक्षय जानना है। अक्षय अक्षय, अक्षय। अक्षय, ठीक है अक्षय। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूजर आईडी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऐसे मैं HR के अंदर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स के मैं राइट क्लिक किया, मैंने न्यू किया और यूजर क्रिएट कर दिया, लेट्स से HR1, और HR1 स्मॉल में लिखता हूँ यूजर नेम HR1, पासवर्ड A@1234 सेम मैं पासवर्ड अभी यही रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे HR में भी हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं इसी यूजर के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे फर्स्ट नेम HR2, यूजर नेम लॉगिन नेम HR2। मैं सिर्फ सिंपल रखने के लिए चीज़ों को कर रहा हूँ। HR2 का हमने आईडी क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेम, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर फिनिश। तो इस तरीके से आप आईडीज क्रिएट कर सकते हो। सेल्स पे भी आप क्रिएट कर लेते हैं, न्यू यूजर्स सेल्स 1, कॉपी करता हूँ उसको मैं, और लॉगिन नेम में भी सेल्स 1 कर देता हूँ, और A@1234 A@1234 ऐसे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, सेल्स 2, एक मिनट, सेल्स 2, लॉगिन नेम सेल्स 2, A@1234 A@1234, नेक्स्ट, फिनिश। सबको समझ में आ रही चीजें? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि नाम, जैसे आपका एक नाम, यूजर है। आपका नाम, आपका नाम? सर, मेरा नाम किशन है, किशन। किशन, हाँ जी किशन जी, अब बताइए अब आप। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक यूजर है, सपोज बॉब, वो सेम टाइम में 2 सिस्टम से लॉगिन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, आप 2 कंप्यूटर पे और लॉगिन सर करा वो लीजिए, चाहे 2000 कंप्यूटर पे लॉगिन करा लीजिए, सेम टाइम पे। सेम यूजर नेम पासवर्ड से। और सर, जैसे बॉब ने अपना एक फोल्डर बना के डेस्कटॉप की स्क्रीन पे रखा है, उसके अंदर उसने कुछ फाइल वगैरह रखी है, तो वो अदर सिस्टम पे भी शो होगा? जैसे बॉब ने दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया है अपने यूजर पे, वो तो डिपेंड वहां कर पे भी शो होगा कि नहीं? वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप करवा भी सकते हो, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आप करवा सकते हो। लेकिन अभी ऐसे हम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे वो बात करेंगे। एक सिंगल आईडी ओके। से, एक सिंगल, इनका क्वेश्चन देखो, वैलिड क्वेश्चन है, डेफिनेटली वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये आगे चीज के बताता, बट आपने क्वेश्चन पूछ लिया और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सही टाइम में बताने का, तो मैं बता सकता हूँ। मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं इसका आंसर अभी नहीं करना सही रहेगा, तो मैं मना कर दूंगा कि अभी राइट टाइम नहीं है, आई विल डिस्कस डेफिनेटली। बट मुझे जब लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दे सकता था, बट आपने अभी पूछ लिया, अभी भी दे सकता हूँ, तो समझिए इस चीज़ को।
सर मैंने ये रात को है ना ये बना के देखा था, ये करके देखा था, लेकिन लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन जो मैंने डेस्कटॉप डेटा की नहीं स्क्रीन मिलता पे है, बॉक्स डेटा का नहीं मिलता है, डेटा नहीं डेटा मिलता नहीं है, मिला था नहीं। मुझे। डेटा के लिए हमें रोमिंग प्रोफाइल बनानी पड़ती है। अच्छा। रोमिंग प्रोफाइल बनती है, तब आप किसी भी मशीन पे लॉगिन करेंगे वो डेटा आपको मिलेगा। मैं दिखाऊंगा ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ओके देखेंगे। सर। ठीक है, थैंक्स सर। नो प्रॉब्लम, इट इज पॉसिबल गाइस। आप देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब अब ये तरीके बता रहा हूँ आपको, काम करने के तरीके। मैं कंपनी में ज्वाइन किया था 2016 में। उस कंपनी के अंदर सेल्स की टीम थी। अब उस सेल्स की टीम के अंदर ऑलमोस्ट 170-80 के आसपास यूजर्स थे। 2 फ्लोर थे हमारे। मैंने पहले ऐसी कंपनी देखी जहां पे उन्होंने एक यूजर बना के रखा था एक्चुअल में, ट्रैवल के नाम से। एक्चुअल में ट्रैवल की कंपनी थी, तो एक ही आईडी बना रखा था ट्रैवल के नाम से, सिर्फ एक। और उसी सिंगल आईडी से ना हर बंदा नेटवर्क पे लॉगिन कर रहा है। एक जेनरिक, उसको बोलते हैं जेनरिक आईडी, कि एक सिंगल आईडी से आप, लेट्स से आप भी लॉगिन कर रहे हैं, मैं भी लॉगिन कर रहा हूं, और भी लोग लॉगिन कर रहे हैं एक सिंगल आईडी से। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम है ना? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप एक्चुअल में क्या है कि देखो, एक होता है कि एक होता है आलसी किस्म का व्यक्ति और एक होता है काम करने वाला व्यक्ति। तो जो आईटी के बंदे थे ना उस कंपनी में, जो पहले से काम, वो आलसी किस्म के थे। उनको ये था कि यार हर बार, क्योंकि सेल्स जिस कंपनी में आप काम करते हैं, सेल्स टीम जहाँ पे आती है, और सेल्स के बंदे आपको मालूम है कि हर दिन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सेल्स के अंदर आप किसी बीपीओ जैसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है सेल्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है। हर दूसरे दिन नए बंदे आ रहे होते हैं, कुछ बंदे छोड़ के जा रहे होते हैं, हमें आईडी डिलीट करनी होती है, डिलीट करना, क्रिएट करना होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, हटाना, एक सिंगल आईडी बना देते हैं। कौन बार बार यूजर आईडी क्रिएट करके दें? उन्होंने सिंगल आईडी बना दिया, उसे सिंगल आईडी से सब कुछ चल रहा है। मेरे भी दिमाग में कभी आया नहीं, चल रहा था ठीक है सब कुछ। हमारी कंपनी में आए सीटीओ साहब, एक नए सीटीओ ज्वाइन हुए। उन्होंने कहा कि भैया, जब उन्होंने पूरा नेटवर्क को एनालाइज किया, पूरी टीम को हमारे बुलाया कैबिन के अंदर। हाँ भैया, जेनरिक यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है? हम कहा कौन सा जेनरिक यूजर सर? कह रहे ये सेल्स के बंदे लॉगिन है, मैंने कल गया था देखा, सभी बच्चे एक ही आईडी से लॉगिन करके बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने मुझे, हम लोगों को टास्क दिया कि अगर ये कर दिया तो आप कैसे ट्रैक करोगे किसने किया। सब अपने अपने ऐसी तुक्के मार रहे हैं, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कर दिया, करके चेक करके बताओ। क्योंकि आप उस बंदे से आर्ग्यू कर रहे हो जो एक सीटीओ लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, तो उसको आप ये कह के चल रहे हैं कि भैया मैं ये कर दूंगा तो मैं तो पता लगा लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक दिन एक सिस्टम पे जाके कुछ चेंजेस कर दिया होगा, और उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कौन से सिस्टम में चेंजेस हुआ है। भाई साहब कोई नहीं बता पाया। तो दिस इज द थिंग। 1 मिनट, 1 सेकेंड देना गाइस, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, 1 सेकेंड होल्ड करना, जस्ट अ मिनट। तो जेनरिक आईडी आप कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं एक ही आईडी से कितनी मशीनों पे लॉगिन कर सकता हूँ, आप एक मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं, चाहे 1000 मशीन पे लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन नहीं करवाना होता हमको, ठीक है। अच्छा, ये हमने यूजर क्रिएट कर लिए। अब इन यूजर को हम लॉगिन भी करवा सकते हैं, आपको मालूम है हमने लास्ट टाइम करवाया भी था। तो ये तो हो गया हमारा यूजर क्रिएशन, पहला टास्क। हाँ जी मानशू जी बताइए। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, हाँ जब बोलो हम ना। ये अकाउंट क्रिएट कर रहे थे हम्म यूजर्स के, हम्म तो इसमें ईमेल आईडी जो दिखाता है हमें, ऑप्शन आता है, वो हम्म। आपका लोकल वाला आ रहा है। बट मतलब ये हम उस तरीके से सेटअप, ये ईमेल एड्रेस रहेगा यूजर का, ये या फिर ये अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आता है यूजर लॉगिन नेम जो आता है? ये वाला ना, ईमेल वाली बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, यूजर लॉगिन नेम अगर हम क्रिएट करते हैं यूजर लॉगिन। यूजर लॉगिन नेम ना, तो यूजर हाँ, लॉगिन नेम जो लोकल मशीन पे लॉगिन करने के लिए आता है, ओके। ये तो लॉगिन नेम। ये ये ईमेल एज, आईडी, दिस इज नॉट अ ईमेल आईडी, हाँ, दिस इज यूपीएन नेम, यूपीएन यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम, ओके बताऊंगा ये मैं आपको। ओके ओके, थैंक यू। दिस इज नॉट, क्योंकि हमने जब एक्टिविटी क्रिएट किया था तो हमने डोमेन नेम दिया था एसआईटीसी हाँ डॉट जी, लोकल। हाँ जी, तो हाँ आपका जी। यूजर के साथ डोमेन नेम आता है। ओके दिस इज ओके नॉट अ ईमेल आईडी। ओके ओके। ठीक है। नहीं, मतलब मैं बस इसलिए कंफ्यूज हो गया, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो हमारा यूजर नेम है वही हमारा ईमेल आईडी है, तो मैं इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज वो हो भी रहा कर था। सकते हैं, वो भी होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, वो कौन ठीक सा है सर, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है सर, तो थैंक यू। दिस नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपका जो है वो एजोर एक्टिविटी से कनेक्टेड है, वो आपका एजोर O365 से भी कनेक्टेड है, तो उसी आईडी से आपका ईमेल भी लॉगिन होता है। ओके सर, थैंक यू। दैट्स द रीजन, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द थिंग गाइस, ये चीज आपको क्लियर हुआ नाउ। अभी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ग्रुप्स। तो मैं यहाँ पे देखो, सेल्स वाले ओयू के अंदर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊंगा, और यहाँ पे आता है दोस्त ग्रुप्स का भी ऑप्शन आता है, ग्रुप। एक हमने अभी तक यूजर क्रिएट करता है, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसके बारे में बता रहा था। देखिए हमारे पास 3 तरह के ग्रुप स्कोप हैं, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सब चीज पढ़ेंगे,
लेकिन अभी मैं किसी भी डिफरेंस के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, अभी जो बिल्कुल डिफॉल्ट वाला है उसी को लेके चलेंगे। पहले इतना हम डाइजेस्ट कर लेंगे, जब इतनी चीज़ हमको समझ में आ जाएगी फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि ये डोमेन लोकल कब करेंगे। ये देखो हर चीज़ आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है, मतलब आप कह सकते हो कि डोमेन लोकल कब होगा, तो हमारी कुछ सिनेरियो आएंगे। आई विल डिस्कस द सिनेरियो दैट टाइम, आई विल डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि व्हेन आई लर्न, जब मैंने किया था मेरे को इनके बारे में बता दिया था, हाँ ये होता है, पल्ले कभी नहीं बढ़ा। तो जब वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, तो वर्किंग एनवायरनमेंट में देयर इज सम सिनेरियोज, तो हमें जब तक सिनेरियो नहीं पता लगेगा कि कौन से ऐसे सिनेरियो होंगे जिसमें हमें डोमेन लोकल की जरूरत पड़ सकती है, या जब हमें ग्लोबल की जरूरत पड़ती है। अब टीचर अपनी तरह से बता रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा टीचर गलत बता रहा है, बट टीचर की अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल लेवल की है, और मैं एज अ फ्रेशर हूँ, मुझे उस लेवल को टच नहीं कर पाऊंगा जो उस लेवल में वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही समझा रहे हैं सर, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो दैट्स वाई मुझे यही पता था कि ग्लोबली इसी पे लेके चलो, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन विच सिनेरियो आई विल यूज दिस, इन विच सिनेरियो आई विल दिस, बट नॉट नाउ, बट डेफिनेटली 2-4 क्लासेस रुक जाओ उसके बाद ग्लोबल। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट ग्लोबल को लेकर चलेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप होएगा। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ग्रुप स्कोप, एक होता है ग्रुप टाइप। मैं बता दूं कि आज की डेट में अगर मेरे कंपनी के अंदर कोई एक्टिविटी इन्वायरमेंट के अंदर कोई बंदा अगर आएगा एज अ ज्वाइनी इंटरव्यू में, मैं इन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक पिलर्स हैं, ये एक्टिविटी के बेसिक पिलर्स हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं मालूम है तो बड़े इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाओगे। छोटी मोटी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यार, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एक कंपनी है जो कि एक लोकेशन पे बस दैट्स इट, उसका एक ही ऑफिस है, एक कंपनी का एक ऑफिस है, उसके अंदर कोई है ही नहीं, वहां पे आप कुछ भी कर लो, ये छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए जिनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं मल्टीपल सिटीज में, वहां पे अगर आपको इन स्कोप्स के बारे में, इन टाइप्स के बारे में नहीं मालूम है, मैं गारंटी बता सकता हूं काम कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। तो दैट्स वाई रीजन बात करेंगे, क्योंकि उन सिनेरियो के लिए मुझे कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। व्हेन विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स। अभी हम एक ही डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमने बनाया था लास्ट टाइम। इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि पीडीसी है, एडीसी है, आरओडीसी है। तो वेट करो, कुछ एक आध चीज़ हम यूज़र वगैरह कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो कुछ क्लासेस रहेंगे बैक टू बैक, वो सारे डीसी के टाइप रहेंगे, और हर डोमेन के बारे में मैं सिनेरियो बताऊंगा। एंड नॉट ओनली गाइज, मैं आई विल प्रोवाइड द सम डॉक्यूमेंट्स एज वेल, टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंटेड दूंगा आपको, ताकि खाली टाइम बैठ के जब उसको पढ़ेंगे आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर हो जाएंगे। क्योंकि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हर तरह के डोमेन कंट्रोल देखने को मिलेंगे, तो उस टाइप जब हम डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स बनाएंगे ना, वहां पे मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। वहां पे जब उस चीज उसको बना दूंगा, उसको समझ में आ जाएगा, तब आप इन चीजों के बारे में समझ पाएंगे। अभी अगर समझा दूंगा ना तो आपके ऊपर से ऐसे निकलेगा जैसे रॉकेट, तो छोड़ दो। जो चीज को अभी डिस्कस करके कंफ्यूजिंग होगा, उसको कोई वैल्यू भी नहीं क्रिएट होगा, तो मैं बता नहीं चाहता अभी। तो सिंपल रखेंगे, सिर्फ ग्रुप क्रिएट करें, ग्रुप का नाम तो आगे बढ़ो, खत्म कहानी। अभी आपको स्कोप भी नहीं देखना है, अभी आपको टाइप भी नहीं देखना है, देखो ही मत इसकी तरफ, सिर्फ ग्रुप का नाम दो और आगे बढ़ो। तो मैं सेल्स का ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, तो सेल्स ग्रुप का मतलब है सेल्स ग्रुप, और ओके करते हैं। ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस ग्रुप को डबल क्लिक करें आप, मैंने ग्रुप को डबल क्लिक किया, या मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जा सकता हूं, जो आपको ठीक लगे, प्रॉपर्टी पे जाओ या डबल क्लिक कर दो, जैसी आपकी इच्छा। यहां पे रखा मेंबर ऑफ मेंबर्स, एक होता है मेंबर ऑफ, एक होता है मेंबर्स, दोनों में क्या फर्क है? सेल्स ग्रुप के कितने मेंबर्स है वो आप यहां दे सकते हो, तो यहां पे आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये ग्रुप भी किसी और ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, एक ग्रुप को आप मल्टीपल ग्रुप के मेंबर्स भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको इस ग्रुप को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाना है, मेंबर ऑफ, दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। अब इसको छोड़ देते हैं, अभी हम एक सिंगल ग्रुप के अंदर मेंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप ग्रुप्स के ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं, और मेंबर्स पे जाके आप ऐड कर दें। कौन सा? जैसे सेल्स 1 सेल्स 2 को मुझे ऐड करना है, तो मेंबर्स पे जाइए, ऐड कीजिए, और यहां पे सर्च कीजिए सेल्स, चेक नेम, सेल्स 1 एंड सेल्स 2, कंट्रोल दबा रखा मैंने, दोनों को मैंने यहां पे ऐड कर दिया, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो देख सकते हो सेल्स 1 एंड सेल्स 2, ये दोनों आपके सेल्स ग्रुप के मेंबर्स हो गए। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं, मेंबर्स पे जा रहा हूं, देखिए दोनों ऐड हैं। अगर आप किसी यूजर की प्रॉपर्टी पे जाएंगे,
यहां से भी देख सकते हैं कि ये जो यूजर है किस ग्रुप का मेंबर है। ये जो मेरा सेल्स यूजर है, सेल्स 1, ये दो ग्रुप का मेंबर है, एक डोमेन यूजर का, एक सेल्स ग्रुप का। आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई यूजर को क्रिएट करते हैं, वो यूजर बाय डिफॉल्ट डोमेन यूजर ग्रुप का मेंबर होता है, क्योंकि वो डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है, इसीलिए उसको डोमेन यूजर का मेंबर होना जरूरी है। क्योंकि बड़े एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी यूजर का सिर्फ मैनेजमेंट को छोड़ के सेल्स की बात करें तो उनके फिक्स नहीं होते हैं। आज सेल्स का बंदा XYZ सिस्टम पे बैठ रहा है, कल को वो दूसरे सिस्टम पे भी बैठ सकता है, ऐसे एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर काम कर रहे हैं जहां पे यूजर्स के सिस्टम फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जाके लॉगिन करे, तो उस यूजर का डोमेन यूजर ग्रुप में ऐड होना जरूरी है। और ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता है, हम कभी क्रिएट नहीं करता। मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर। आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन मोर यूजर, सेल्स 3। मैंने सिर्फ यूजर क्रिएट करना होगा, सेल्स 3, एंड इसको कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट इट, एंड देन a@12345, a@12345, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, और यहां पे मैं जब अकाउंट्स पे आऊंगा, सॉरी मेंबर्स ऑफ पे जाऊंगा। मेंबर ऑफ का मतलब ये यूजर किस ग्रुप का मेंबर है, आई विल से मेंबर ऑफ। कैन यू सी हियर, डोमेन यूजर ग्रुप का मेंबर पहले से है ये। क्यों है? क्योंकि डोमेन का यूजर है, तो डोमेन का यूजर डोमेन ग्रुप का मेंबर। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, क्या कह रहा है? द प्राइमरी ग्रुप कैन नॉट बी रिमूव द सिलेक्टेड अंडर ग्रुप। कह रहा है कि आपको एटलीस्ट कोई दूसरा ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, तभी उस ग्रुप, यानी क्योंकि मिनिमम एक ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं ऐड करता हूं। अभी मैंने क्या किया था, सेल्स ग्रुप के अंदर मेंबर्स ऐड किए थे। अब मैं इस मेंबर के अंदर गया, इसकी प्रॉपर्टी पे गया, और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके मैं इसको सेल्स ग्रुप में ऐड करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा, सेल्स लिख के यहाँ पे चेक नेम पे क्लिक करूंगा, सेल्स ग्रुप अपने आप सिलेक्ट हो गया। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब मैं देखिए डोमेन यूजर ग्रुप आ गया। अब मैं इसको करता हूं रिमूव, करूं? कर पा रहा हूं क्या? क्या कह रहा है? द प्राइमरी ग्रुप कैन नॉट बी रिमूव्ड, सेट अनदर ग्रुप एज अ प्राइमरी। अब ये प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, बात की बात है। बट एक्चुअल में क्या है कि आपके यूजर्स का जो डोमेन यूजर ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप होता है। अब ये प्राइमरी ग्रुप क्या है उसको अभी के लिए छोड़ दो। तो क्योंकि डोमेन यूजर बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप है, इस वजह से मैं इसको रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको कैसे ऐड कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी पे जाना है, यूजर की प्रॉपर्टी पे जाना है, और प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पे जाना है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और जिस भी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये सेल्स का जो यूजर है, सेल्स 2 है, सेल्स 1 है, जो भी हमने HR बनाए हैं, इनके पासवर्ड मैं काम करता हूँ। मैं जो सेल्स यूजर 1 3 है ना, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इसके अकाउंट पे आता हूँ। अकाउंट यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यूजर जब लॉगिन करे तो उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए ना पूछा जाए। अप्लाई, ओके कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस मशीन को, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है ना, ध्यान से देखिएगा, व्हेन यू कम टू माय डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन कंट्रोलर है, देखना DC लिखा हुआ है। इसको मैं ऑल कंट्रोल रीड करता हूँ, अदर यूजर पे जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि सेल्स 1 से लॉगिन करना चाहता हूँ मैं, सेल्स 3 से, सेल्स 3 से, a@12345। क्योंकि गई सेल्स 1 जो है एक नॉर्मल यूजर है, एक डोमेन यूजर है। ये सेल्स 3 वाला जो यूजर है, ये इस डोमेन कंट्रोलर के मशीन, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर बहुत प्रायोरिटी डिवाइस होती है, बहुत प्रायोरिटी सर्वर है, इसके अंदर हैवे कोई लॉगिन कर जाएगा तो हो लिया काम। बॉस के कैबिन में कोई भी आ जाएगा तो क्या फायदा? बॉस का कैबिन ऐसा होता है कि जो कि मैनेजमेंट के लोग ही आ सकते हैं, वो भी उसके परमिशन के बिना तो नहीं। तो डोमेन कंट्रोलर जस्ट लाइक अ बॉस। तो कोई भी यूजर इस डोमेन एनवायरनमेंट के इस डोमेन कंट्रोल पे कोई भी लॉगिन कर जाए एरा गैरा आके, तो नहीं हो सकता ना। तो देखो मैं लॉगिन करता हूं, क्या कहेगा मुझे, देखो। द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। भाई आप जो यूजर है सेल्स 3, एक नॉर्मल यूजर, एक नॉर्मल डोमेन यूजर है, ही कैन नॉट अलाउड। लेकिन मैं अगर चाहूं कि इस यूजर को परमिशन देना कि ही कैन लॉग इन इट, तो हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर एक 2 ग्रुप्स होते हैं,
होते तो बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं। तो मैं इस यूजर को क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा सेल्स 3 है, मैं तो दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ a@12345। आपको लग रहा होगा कि सर कोई गलत पासवर्ड तो नहीं डाल रहा है, देखिए ये पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं लॉगिन हो पा रहा है। मैं अपने डोमेन पे जाता हूँ, वापस आ गया डोमेन पे, ये जो सेल्स 3 इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने प्रॉपर्टी किया। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद मैंने इसको बोल दिया कि मेंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मेंबर ऑफ। आपके सर्वर पे बहुत सारे बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं, धीरे धीरे हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं एक दूसरे ग्रुप पे, अंदर ऐड कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं सर्वर और मैं चेक नेम करता हूं। तो एक सर्वर ऑपरेटर का एक ग्रुप होता है, सर्वर ऑपरेटर ग्रुप, सर्वर को ऑपरेट करने के लिए। ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। तो सेल्स 3, ध्यान से देखिएगा, सेल्स 3 प्रॉपर्टी और मेंबर ऑफ, ये डोमेन यूजर का भी मेंबर है, ये सेल्स ग्रुप का भी मेंबर है, और साथ साथ ये सर्वर ऑपरेटर, यहां पे लिखा ना बिल्ट इन, बिल्ट इन का मतलब बाय डिफॉल्ट बना हुआ ग्रुप। तो अभी सर्वर ऑपरेटर तक लेके चलते हैं। अब मैं लॉगिन करता हूं, क्योंकि मैंने इस यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया है, सेल्स 3 को। चेक करते हैं, अब लॉगिन करते हैं a@12345। कैन यू सी हियर, प्लीज वेट एंड यूजर लॉगिन। तो क्योंकि सर्वर ऑपरेटर एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर ये पावर है कि वो सर्वर के अंदर लॉगिन कर सकता है, बट अभी कुछ और चीज करके देखते हैं। तो जो सेल्स का यूजर था, जो सेल्स 3 जो यूजर था, उसको मैंने सर्वर ऑपरेटर ग्रुप में ऐड कर दिया, वो सर्वर के अंदर लॉगिन कर पाई। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर लॉगिन कर गया। अब चेक करते हैं कि क्या सर्वर 3 पे, सॉरी, ये जो सर्वर पे जो लॉगिन किया सेल्स यूजर 3, क्या इसके पास ये राइट है कि ये कोई यूजर भी क्रिएट कर सके। तो लेट्स डू दैट। स्टार्ट पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। आप सर्वर मैनेजर को एक्सेस नहीं कर सकते, आपने सर्वर पे लॉगिन कर लिया, दैट्स ओके, बट आप सर्वर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट ऑथराइज। सर्वर ग्रुप, सर्वर ऑपरेटर ग्रुप क्या होता है, क्या क्या, मैं सभी ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, नॉट नाउ, वेट करो। ये चीजों के ग्रुप्स के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से अपने एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक ग्रुप के बारे में मैंने बताया आपको, सर्वर ऑपरेटर ग्रुप, जिसने क्या किया, मुझे ये अलाउ कर दिया कि मैं सर्वर पे लॉगिन कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सर्वर पे लॉगिन तो कर गया, बट सर्वर के अंदर मैं कोई चीजें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। इफ आई एम गोइंग टू सर्वर ऑपरेटर, इट आस्क्स मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड, टेल मी। अच्छा, मेरा यूजर नेम पूछ रहा है क्या, चलो डाल के देखते हैं, सेल्स 3, और पासवर्ड a@12345। लॉगिन कर गया, ठीक है। टूल पे जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर ने कंप्यूटर पे जाओ, देखो मैं सेल्स 3 से आईडी से लॉगिन हूं। मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, दूसरा जो डिपार्टमेंट है ओयू, इस पे चलता हूँ और सेल्स वाले ओयू के अंदर जाता हूँ, और जो सेल्स 1 है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट दिस यूजर्स। भाई आप सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, आपने डैशबोर्ड एक्सेस कर लिया, ठीक है, बट आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि आप किसी यूजर को डिलीट कर पाओ। क्या मैं किसी का पासवर्ड रिसेट कर सकता हूं? रिसेट पासवर्ड a@12345 a@12345 एक्सेस डिनाइड। तो सर्वर ऑपरेटर का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कर लोगे डोमेन कंट्रोल के साथ। आपको मैंने एक्सेस दे दिया, यू जस्ट लॉग इन, आई कैन चेक इट। तो ये काम हम तब करते हैं जब किसी यूजर से मैंने बोला कि सर्वर की इंफॉर्मेशन चेक करने, जाके चेक कर, तो उसको मैं राइट्स दे दूंगा। उसने मैंने सर्वर ऑपरेटर के ग्रुप में ऐड कर दिया उसका। अब सर्वर ऑपरेटर ग्रुप में ऐड करने का मतलब पता है क्या है, आपका ये यूजर आपके नेटवर्क में किसी भी सर्वर पर लॉगिन कर सकता है, किसी भी सर्वर पर लॉगिन कर सकता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो, बट कोई चेंजेस नहीं कर सकता। क्या मैं कोई यूजर क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेट मी चेक इट। क्या मेरे पास न्यू का ऑप्शन, देखो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ही नहीं है। कैन यू सी एनी न्यू ऑप्शन हियर? नो। मैं डिलीट नहीं कर सकता, मैं रीनेम नहीं कर सकता, बिकॉज सर्वर ऑपरेटर इज अ ग्रुप that is only allowed to log in it and check the information, that's it, nothing else। तो मैं सर्वर पे कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं लॉग आउट करता हूं। सेल्स 3 से मैं हूं, देखो मैं लॉग आउट करता हूं। मैं क्या करता हूं, ये सेल्स 2 जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, इसको मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूं, इसको मैं अगेन मेंबर बनाता हूं। अब मैं इसको किसी एक और स्पेशल ग्रुप का मेंबर बना रहा हूं, डोमेन
और चेक नेम किया। डोमेन एडमिन एक ग्रुप्स होता है गाइस, ध्यान रखना, ये जो डोमेन एडमिन जो ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल पर्सन को ही इसके ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है। उन बंदों को ऐड किया जाता है जिनके पास एक्टिव डायरेक्टरी काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, ये जो सीनियर लेवल के बंदे हैं। क्योंकि जो भी यूज़र इस ग्रुप का मेंबर होगा वो पूरे डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता है। अब एक समझिए, एक ऐसे पर्सन को मैंने राइट दिया कि पूरे ऑफिस में कहीं भी जा सकता है, तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। तो ये वो बंदा है कि अगर मैंने किसी यूज़र को अगर इस ग्रुप में ऐड कर दिया, वो डोमेन में लॉगिन भी कर सकता है, डोमेन के अंदर किसी यूज़र को डिलीट कर सकता है, कोई नया यूज़र क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस ग्रुप का मेंबर हम हर किसी को नहीं देते हैं। फिलहाल के लिए मैं टेस्टिंग के लिए सेल्स 2 को मैं इस डोमेन एडमिन ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। ओके करेंगे। सेल्स 2 की प्रॉपर्टी के अंदर डोमेन एडमिन ऐड हो गया, अप्लाई किया, ओके किया। अब देखते हैं सेल्स 2 से लॉगिन करके। अब सेल्स 2 का जो अब ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी पे जाइए और अकाउंट पे जाइए, यहाँ पे देखिए यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन पे क्लिक है। तो जब मैं सेल्स 2 से लॉगिन करूंगा वो पासवर्ड चेंज के लिए बोलेगा, तो चेक करते हैं। अगेन अदर यूजर पे जाएंगे, मैं सर्वर पे ही लॉगिन कर रहा हूँ, सेल्स 2 से लॉगिन कर रहा हूँ, a@12345 एंड ओके। द यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, ओके करेंगे। न्यू पासवर्ड 123456 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि सेम पासवर्ड रखूंगा तो पासवर्ड पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। लॉगिन हो गया, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन कर रहा है सेल्स 2। अब सेल्स 2 एक डोमेन यूजर है, डोमेन ग्रुप भी है, सॉरी डोमेन एडमिन का राइट्स है इसके पास। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं टूल पे जाता हूं, फिर से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे जाता हूं और मैं इस सर्वर पे लॉगिन कर दिया, देख सकते हो मैं बिना किसी, मैंने उसको डोमेन एडमिन ग्रुप में ऐड कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूं और डिपार्टमेंट में जाता हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सेल्स के अंदर जो सेल्स 1 है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। कर लिया डिलीट। कोई जो क्रिएट करना चाहता हूं, यूजर सेल्स 4 a@12345 a@12345 और आप देख सकते हैं क्रिएट कर पा रहा है। क्यों? अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं HR वाले OU को डिलीट कर देता हूं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ऑप्शन मुझे तीनों नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉरी, जनरल, मैनेज बाय एनकॉम, कैंसिल करेंगे इसको। एक्शन पे जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे, एडवांस फीचर को इनेबल करेंगे, सेल्स वाले OU पे ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे, इधर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स पे, प्रोटेक्ट फॉर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीट इसको अनटिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और मैं HR वाले के ऊपर राइट क्लिक करके मैं डिलीट करूंगा और यस करूंगा तो मुझे बोल, ओके सॉरी, सेल्स किया था कि IT किया था हमने, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा सॉरी, हमने किसको कर दिया है, एक मिनट, HR को किया हुआ शायद। मैंने किस वाले पे राइट क्लिक किया मुझे पता नहीं लगा जल्दीबाजी में, इस पे भी नहीं है राइट क्लिक, IT। चलिए HR के ऊपर करते हैं, जब राइट क्लिक कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, इसको अनटिक करते हैं, अप्लाई करते सर हैं। आपने सेल्स पे किया था। हाँ, सेल्स को नहीं करना था मैं, ठीक है। अब मैं HR के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए 2 यूजर भी हैं इसके अंदर, मैं डिलीट कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ और मैंने क्या, यूज डिलीट सब ट्री सर्वर कंट्रोल। तो जो HR का जो OU था वो भी डिलीट हो गया, उसके अंदर जो यूजर्स थे वो भी डिलीट हो गए। लेकिन मैं कर किससे रहा हूँ, किस यूजर से कर रहा हूँ, सेल्स 2 से। वाई दिस यूजर सेल्स 2, प्रॉपर्टी पे जाओ और मेंबर ऑफ पे जाओ, आप देख सकते हो कि ये यूजर डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है। अगर जो यूजर इस ग्रुप का मेंबर होगा वो पूरे डोमेन के अंदर चेंजेस कर सकता है, बहुत खतरनाक। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के राइट्स आपको नहीं दिए जाते हैं एज अ फ्रेशर, जब तक के पास आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, जब तक कि आपको सर्वर के ऊपर अच्छा खासा हैंड्स ऑन ना हो। देखो लोकल कंपनी के अंदर की बात करें, लोकल कंपनी की बात करें तो वहाँ पे तो आपको कोई भी बना लो यार, डोमेन एडमिन बना लो, इंटरनेट एडमिन बना लो, कुछ भी चलेगा। लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ डोमेन यूजर्स के राइट्स दिए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डोमेन ग्रुप के ही मेंबर होता है, और कुछ अदर स्पेशल ग्रुप होगा उसके अलग मेंबर होंगे, बट डोमेन एडमिन का ग्रुप का राइट्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलता। व्हेन आई वाज जॉइंड डिस्ट्रीबिना,
तो मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे, जबकि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, लेकिन स्टिल मुझे एक्सेस नहीं दिया गया था, क्योंकि कंपनी की टर्म एंड पॉलिसी की, मतलब जब तक कि आप सीनियर मैनेजमेंट ना हो, सीनियर तो मैं था ही नहीं, अपने कलीग के अंदर सिस्टम सीनियर इंजीनियर, मतलब सिस्टम सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, बट अगेन मेरे को भी राइट्स मिलने में मुझे 3 महीने लग गए थे। और जब तक मुझे मिलते उससे पहले ही, मतलब मिल ना रहा था कि अगले 10 दिन में, बट मैं इस माई, जैसे मेरी पहली ऐसी कंपनी जिसको मैंने सबसे जल्दी क्विट किया था। क्यों? क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत बेकार था। एक तो ट्रैवलिंग था, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाना 3 घंटे का, जाना 3 घंटे आना, 6 आवर्स मुझे लगते थे अप डाउन में। मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब तक का वर्किंग एनवायरनमेंट और कल्चर ठीक ना हो और साथ साथ के कलीग सही ना हो, तो फिर मनता नहीं है, जमता नहीं है। इतने जगह काम किया है, मेरा है जो नेचर है, गिव एंड टेक है। वट एवर आई विल, मैं जो भी चीज़ मुझे आती है आई विल टीच यू, और मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहूँगा, मेरा यही नेचर रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, कुछ बताऊंगा नहीं, और ऐसे इन्वायरमेंट में मेरे से काम नहीं हो पाता है। सो व्हेन आई वाज जॉइन डिस्ट्रीब्यू, तो वहाँ पे जो कलीग्स थे मेरे 7-8 टीम में थे, मतलब मुझे अपनी टीम के अंदर एक बंदा या व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कोऑपरेटिव हो या बोलता हो। अब आप भाई किसी कंपनी के अंदर जाओगे, आपको बोलना पड़ेगा ना, ये बंदा है, इसका नाम ये है, ये इस डिपार्टमेंट में रहता है, आपको कोई दिक्कत होगा इससे कोऑर्डिनेट करोगे। ऐसा तो इतनी इन्फॉर्मेशन दोगे ना, अगर आपको कोई ऐसा ना बताए तो आप क्या करोगे? आप ऐसी अंधे में गोली मारोगे। आपको बस एक सर्वर की लिस्ट दे दी जाए, सारे सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, दे विल ट्रेन यू, आपको उसके बारे में, कंपनी के बारे में जानकारी देंगे कि हमारे पास इतने सर्वर्स हैं, इनके आईपी ये हैं। एटलीस्ट एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, जो मुझे वहाँ पे नहीं दिखा। और कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे ये मैसेज आते थे कि चेक करो। अबे मैं चेक करूं कैसे? मुझे पता हो तो सर्वर का आईपी क्या है, कुछ तो बताओगे, ढूंढ लो। अब सर्वर अगर ऐसे आवाज़ मार रहे होते कि भाई फाइल सर्वर कहीं पे हो तो मुझे आवाज़ मारो, तो बता देता। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि सर्वर का नाम क्या है, सर्वर की आईपी क्या है, सो हाउ आई कनेक्ट द सर्वर, ढूंढ लो वाले वर्ड। दैट्स वाई 3 महीने तक मेरे से करा और मैं छोड़ दिया। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे जगह भी काम करने को हो सकता है फ्यूचर में ऐसे मिले। तो जब तक इन्फॉर्मेशन सटीक ना हो तो आप कैसे चीज़ों को करेंगे? तो ये जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई गाइस, तो डोमेन एडमिन के राइट्स जो मुझे मिलने वाले थे, पर वो नहीं मिला क्योंकि मैंने उससे पहले ही क्विट कर दिया था। तो डोमेन एडमिन के राइट्स तो थे, उसके अंदर 3 महीने का था कि आपका 3 महीने कंपनी के अंदर एज अ कंप्लीट आपको होना चाहिए। 3 महीने के बाद ही आपको, चाहे आप सीन L2 लेवल पे हैं, बट आपको राइट्स तभी दिए जाते हैं। तो डोमेन एडमिन के राइट्स मुझे नहीं मिले थे, बट जब तक मिलता उससे पहले मैं क्विट कर चुका था, क्योंकि ये एडमिन के राइट्स देना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आई होप सो आप डोमेन एडमिन का मतलब समझ रहे होंगे। इट्स अ ग्रुप दैट इज अ फुल पावर। डोमेन का एडमिन, आपका जो डोमेन है sitc.local, उसका एडमिन मतलब यू कैन डू एनीथिंग। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो दिस इज द ग्रुप दैट इज द पावर टू डू एनीथिंग। तो तो ये सर, चीज क्लियर है? हाँ बोलिए। जैसे ही हम ये अपना डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो ये सारे ग्रुप ऑटोमेटिकली बस क्रिएट हो जी, जाते हैं बैकएंड बिल्कुल। पे। आई शो यू व्हेन ओके। यू गो टू बिल्ट इन ग्रुप ना, व्हेन यू गो टू बिल्ट इन ग्रुप, तो ये इतने सारे ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अभी देखो, आई विल रिकमेंड, मैं आपको होमवर्क दूंगा जाने से पहले, टेंशन मत लो। हम्म। ये खुद से ना आप ना देखना, ऑब्जर्व करना। देखो, पढ़ाऊंगा मैं डेफिनेटली, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है ना। तो जी। आप क्या करेंगे, इस बिल्ट इन ग्रुप के अंदर जाएंगे और ये जो ग्रुप्स के नाम बने हुए हैं, कुछ जो भी दिख रहे हैं, एटलीस्ट उनको पढ़ने की कोशिश करना। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल कुछ करके होता है, अकाउंट ऑपरेटर ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, हर ग्रुप का यूज केस नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन हर कंपनी की अपनी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। तो कल को आपकी कंपनी अगर बोलती है कि मुझे XYZ कंपनी ग्रुप में ऐड करना है, तो पता होना चाहिए, आपके नॉन में होना चाहिए, हाँ ये ग्रुप होता है। दैट्स इट। तो ये ओके। ग्रुप है कुछ, बस आपको पढ़ना है। आई विल नॉट रिकमेंड कि अभी आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझने की कोशिश करना है, मैं समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं समझाऊंगा मैं। बस एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि हाँ ये ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के बारे में कुछ पढ़ लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनके डिस्कशन आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए है। बाकी मैं मैं भी बताऊंगा। देखो, सारे ग्रुप्स आपको याद नहीं करने, कुछ कुछ ग्रुप, जैसे कि अकाउंट ऑपरेटर ग्रुप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप हो गया, बैकअप ऑपरेटर ग्रुप हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉम ग्रुप यूजर्स हो गए, इवेंट लॉग्स रीडर हो गए, हाइपर बी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, प्रिंट ऑपरेटर हो गए, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप RDS मैनेजमेंट, नहीं सॉरी, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स हो गया, रिमोट डेस्कटॉप मैनेजमेंट, मैं बताऊंगा, बट दीज आर द ऑपरेटर। तो ये देखो, सर्वर ऑपरेटर दिख रहा है यहाँ पे, सर्वर ऑपरेटर, हाँ जी।
यहाँ पे क्या डोमेन एडमिन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना, तो डोमेन एडमिन आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे एक और ग्रुप होता है, 1 मिनट, एक और ओयू होता है यूजर्स का, ये वाला। इसके अंदर आपको डोमेन एडमिन का ग्रुप मिलेगा, ये रहा डोमेन एडमिन। 1 मिनट, 1 मिनट। ये रहा, नहीं, डोमेन एडमिन मुझे दिख नहीं, हाँ ये रहा, दिस वन ये रहा। हाँ तो एक होता है यूजर का सेक्शन और एक होता है बिल्ट इन का सेक्शन। बिल्ट इन के अंदर कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं और यूजर्स के अंदर भी कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं। तो जो भी हाई प्रोफाइल वाले ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर फुल राइट्स वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे एंटरप्राइज एडमिन और एक डोमेन एडमिन। अभी इनके बारे में बात करता हूँ। ये दो ग्रुप होते हैं, एक एंटरप्राइज एडमिन है और एक डोमेन एडमिन है। ये दोनों ग्रुप थोड़े से एडवांस हैं। तो अभी हमने डोमेन एडमिन के बारे में बात किया, एंटरप्राइज एडमिन के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एंटरप्राइज एडमिन के बारे में पढ़ने के लिए हमें डोमेन के कुछ और कंपोनेंट को जानना जरूरी है। तो जब उन कंपोनेंट्स के बारे में हम जान जाएंगे तो मैं प्रैक्टिकल करके इस ग्रुप का दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर डोमेन एडमिन ग्रुप। तो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यूजर क्रिएट करना आ गया सबको? यस ठीक है। ओयू समझ में आ गया कैसे क्रिएट होता है, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को हम ऐड कैसे करते हैं। जी। किसी यूजर को डिसेबल इनेबल करना हो तो बस यूजर के ऊपर राइट क्लिक करो और डिसेबल इनेबल कर लो। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं डिसेबल कर दूंगा तो अकाउंट ये डिसेबल हो जाएगा, तो ये यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे तो वापस से इनेबल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, डिसेबल इनेबल हम कब करते हैं? मैंने आपको बताया कि कोई बंदा टर्मिनेट हो गया या सस्पेंड कर दिया गया या कुछ टाइम के लिए उसको बोला कि तुम अभी लॉगिन नहीं कर सकते, उस केस में हम यूजर को डिसेबल ही करेंगे, डिलीट कभी नहीं करेंगे। डिलीट इज अ नॉट अ सोल्यूशन गाइस। डिलीट करने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई यूजर अगर छोड़ के चला जाता है तो अगर वो कंपनी का एक बहुत अच्छा एसेट है, हम लोग एसेट ही होते हैं कंपनी के तो अगर वो कंपनी का अच्छा एसेट है तो कंपनी उसको ट्राई करेगी रिट्रीव करने की, भाई तुम वापस आओ, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, वहाँ में तुम्हारी जो भी है तुम्हारी प्रोफाइल बढ़ा देंगे, लालच दे दिया जाता है, तो बंदा वापस लौट आएगा। तो उसको फिर हमें इनेबल करना है, तो डिसेबल इनेबल करना जरूरी है। अगर हमने डिसेबल कर दिया यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो लेट्स से अगर मैं किसी यूजर को डिसेबल कर दूं, लेट्स से सेल्स 3 को ही कर देते हैं कर दिया डिसेबल। यहाँ पे जब किसी यूजर को डिसेबल करते हो तो उस यूजर के नीचे डाउन एरो आ जाता है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये डाउन एरो करके आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? तो मैं इस यूजर से लॉगिन करता हूँ। अभी मैं लॉग आउट करूंगा, a@12345। ओके सॉरी, सेल 3 से था वो। क्या कह रहा है? योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अकाउंट डिसेबल कर रखा है, इसको इनेबल करेंगे लॉगिन हो जाएगा। तो दोबारा करेंगे यहाँ पे जाके, तो लेट्स से राइट क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे यहाँ से, लॉगिन किया एंड नाउ फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट का